गुड आफ्टरनून। क्योंकि जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा समझेंगे और उतना ज्यादा चीजों को बढ़िया तरीके से समझकर आगे बढ़ पाएंगे। क्या बच्चों पहले बात क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। आप भी तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, है ना? तो चलिए बच्चों, अब हम एक काम करते हैं फटाफट से आपके लिए। आप जल्दी जल्दी से मुझे क्या करके दिखा रहे हो? अगला क्वेश्चन मेरा पढ़ के दिखा रहे हो। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। अरे कहां गया? आज मैंने स्लाइड ही अपलोड नहीं करी। बाबा रे बाबा रे, ये कैसे कैसे आज काम हो गया? अभी तक मैंने स्लाइड ही अपलोड नहीं करी। डन हो गई बेटा, स्लाइड्स अपलोड, इट्स डन। तो अब आप पहले ना एक काम करो, आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 29 पहले अपने आप पढ़ो। जस्ट गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 29 अपने आप। पहले बच्चा बात समझ में आ गई तो आप इसको पहले अपने आप पढ़ें, फिर मैं आपके साथ इसका डिस्कशन और बाकी सब काम करूंगा। पहले आप इस बार अपने आप पढ़ेंगे बेटा, पहले अपने आप पढ़ो, मत बात करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पढ़िए। नहीं बेटा, ट्राई तो मैं करवाऊंगा, फर्स्ट ट्राई तो मैं करवाऊंगा बच्चा। पढ़िए बेटा सबने। अब मैं आपको ये पूरा का पूरा बेटा समझाता हूं और मैं आपके साथ इसको करता हूं, ठीक है जी? चलिए अब मैं आपको फटाफट से बेटा ये पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज कंसंट्रेट करिएगा बेटा। यहाँ पर एसके लिमिटेड एज अ मशीन व्हिच हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 3 इयर्स। बेटा 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। मशीन हैज अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 इयर्स, 5 साल बचे हैं, 9 साल में जब टाइम करंट मार्केट वैल्यू 2 लाख, कंपनीज कंसीडरिंग टू परचेज अ न्यू मॉडल टू रिप्लेस द एक्जिस्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एक्जिस्टिंग और न्यू। ये कॉस्ट है बेटा, ये इनकी लाइफ है। साल्वेज वैल्यू आपको बता दी। अब देखो अंशिका ने बोला यहाँ इक्विवेलेंट का कांसेप्ट लगेगा, तो अंशिका बिल्कुल गलत बेटा। ये इसकी टोटल लाइफ है, इसमें से 3 साल बीत चुके हैं, बाकी बचे हैं 5, तो इसके भी 5 बचे, नई वाली के भी 5 है, तो देयर विल नॉट बी एनी इक्विवेलेंट का कांसेप्ट। इसका आउटपुट चेंज हो रहा है बेटा, सेलिंग प्राइस सेम है, ऑपरेशन और सेम है, मटेरियल है, लेबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे बोलते कंपनी यूजेस WDV 20% several other machines in the block of assets। अब बेटा एग्जामिनर ने ब्लॉक ऑफ एसेट्स डाल दिया। इंक्रीमेंटल टैक्स रेट कितना? डज नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट, इज लेस देन 12%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दिया। एडवाइस दिस शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड और पीवी फैक्टर 12% पर आपके सामने है। आइए पहले आप बच्चों को बेटा क्वेश्चन को समझ में तो आइए आपको। अब दोस्तों हमें तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या बनाना है बताइए जल्दी से। हमें यहाँ पर क्या बनाना है सर? हमें यहाँ पर अपनी एनपीवी बनानी है सिंपल भाषा में। अपन तो हमने पढ़ाई बेटा बेस्ट टेक्निक इज एनपीवी, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बना देता हूँ अपनी स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी। तो अगर हम एनपीवी बनाए तो बेटा हमारे पास आ गया पर्टिकुलर्स, हमारे पास आ गया टाइम, हमारे पास आ गया अमाउंट, फिर हमारे पास आ जाएगा बेटा पीवीएफ और हमारे पास आ जाएगा पीवी। कोई डाउट बच्चा यहाँ पे? बोलो जी बोलो। चलो अब मैं आपके साथ चलता हूं बेटा। अब मैं सबसे पहले बोलूं तो कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ न्यू। बताओ जी न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है? बेटा न्यू मशीन की कॉस्ट आपके पास है 10 लाख रुपए। हमने कहा ओके सर, ये तो आ गई नई मशीन की कॉस्ट। अब मैं माइनस कर दूंगा कैश फ्लो ऑफ ओल्ड। बताइए बेटा कैश फ्लो ऑफ ओल्ड कितना? सर अब इसके लिए बनाएंगे हम वर्किंग नोट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर WDV मेथड है तो हमें पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। बस मुझे पता था यही वो नालायक है जो गलतियां करेंगे। अब गधो सीधा सीधा 2 लाख ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कांसेप्ट चल रहा है, भूल गए आप? क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट्स में अपन कोई वर्किंग नोट नहीं बनाते थे, कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलता। याद आया? कल भी ये बात सिखाई थी मैंने, कल भी ये बात सिखाई थी। अब आपको समझ आ रहा होगा बेटा कि कितना ज्यादा मजेदार क्वेश्चन होने वाला है और एग्जामिनर कैसे कैसे मजे लेता है। तो ये सीधा सीधा बेटा 2 लाख, कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है हमें। यानी कि टाइम 0 पर 8 लाख रुपए लगे, पीवी फैक्टर पर 8 लाख, काम खत्म। और कुछ नहीं तो ये मेरा पीवीसीओ बन गया बेटा 8 लाख, काम खत्म। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे बेटा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसके लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? बताओ जल्दी से, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? जल्दी से बताओ। अब हमें अपना वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट और प्रेजेंट द वर्किंग नोट। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बोलो जी बोलो। हाँ जी, अपना वर्किंग नोट। चलिए अब हम बनाते हैं बेटा वर्किंग नोट। तो जब हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे तो आप मुझे बताइए बेटा, आप वर्किंग नोट अब कैसे बनाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्किंग नोट अब आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, दैट इज द मेन थिंग। हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट। बेटा अब आपके पास दो है, एक एग्जिस्टिंग है और एक न्यू है। अब आपको बेटा दोनों का अलग अलग काम करके करना पड़ेगा पूरा डेटा। यस और नो? दोनों का अलग अलग सोचना पड़ेगा, तब जाकर आप सही से फैसला ले पाओगे। बात तो आपकी ठीक है सर। तो अब अलग अलग फैसला हम कैसे लेंगे? तो मैंने कहा चलिए अब आपको बेटा यहाँ पर डिटेल में क्वेश्चन को करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हर साल का अलग अलग वर्किंग करना पड़ेगा। बच्चा बताओ, हर साल के लिए आपको अलग अलग वर्किंग करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू डू कि आपका एग्जिस्टिंग और नए वाले में कितना डिफरेंस आता है। बताओ जी।
तब आपको पता चलेगा आपका एग्जिस्टिंग और नए वाले में बेटा कितना कितना डिफरेंस आता है। एम आई राइट? राइट। तो आइए अब जरा इसके लिए बढ़िया तरीके से हम अपना वर्किंग नोट बनाते हैं, क्योंकि यही हमारी पिक्चर का मेन हीरो है। आइए अब देखते हैं बेटा इसका वर्किंग नोट नंबर 1। अब ये समझना, देखो बेटा अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूं तो द ओनली चेंज विल बी इन डेप्रिसिएशन। कैन आई से द ओनली चेंज विल बी इन डेप्रिसिएशन, यानी कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन तो बेटा हर साल सेम रहेगा। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम बेटा हर साल का। तो अपन अब पहले पीबीडी तक कैलकुलेशन करेंगे। अब यहां पर हम अपना आंसर दो पार्ट्स में बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। यहां पर मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर्स, यहां पर बन जाएगा बेटा एग्जिस्टिंग और चलो यहां पर पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट। एम आई राइट? चलो बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आउटपुट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब देयर वुड बी इंक्रीज इन सेल्स बेटा। सबसे पहले देयर विल बी इंक्रीज इन सेल्स। तो आइए बच्चों हम यहां पर करते हैं सबसे पहले इंक्रीज इन सेल्स। सर आउटपुट हो गया अब 75, पहले था बच्चों 30, और ये कितने के हिसाब से? सर ये 15 रुपए के हिसाब से। तो इंक्रीमेंटल हो गया 6,75,000। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलो अगली आइटम पर बढ़ते हैं। आउटपुट हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ऑपरेटिंग आवर्स तो अभी भी 3000 है, मतलब काम तो 3000 घंटे ही होगा। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपए और 4 रुपए। अब बताओ बेटा मटेरियल कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। माई मटेरियल कॉस्ट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो अब आप मुझे बताइए देयर विल बी इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, ये आपके लिए नुकसान है तो माइनस में आ जाएगा। तो दिस वुड बी 75,000 माइनस 30,000 इनटू बेटा 4 रुपए का रेट लेंगे तो आप बता रहे हो 1,80,000। ये दोस्तों हमारे पास माइनस में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए दोस्तों। अगला बोला है लेबर कॉस्ट पर आवर। प्लीज ध्यान से देख लीजिए बच्चों, आपको बोलता है लेबर कॉस्ट पर आवर वाइज है। अब आवर्स हमारे पास 3000 है बेटा, अब हमारे आवर्स सेम है बट लेबर कॉस्ट का रेट बढ़ गया, तो इसका मतलब अगेन देयर विल बी इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट। आ जा रुक जा, तो बेटा यहां पर हम कहेंगे देयर विल बी इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में बेटा कितना इंक्रीज? सर नया वाला हो जाएगा 3000 into 70, पुराना वाला था 3000 into 40। सो यानी कि 90,000 रुपए से बेटा ये जंप आ गया, ये 90,000 रुपए का और खर्चा हो गया हमारा इंक्रीज इन कॉस्ट। पहले बेटा बात समझ में आई। इसके बाद आपको बोला इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट पर एनम 50 और 65, दिस इज काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ये भी बच्चा 15,000 से बढ़ गया, तो अपन बोल देते हैं इंक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये जो भी था ये इनडायरेक्ट कॉस्ट 15,000 रुपए से, मैं लिख भी देता हूं बाद में याद रहेगा बेटा। 65 माइनस 50, तो आपके पास ये आ गया बेटा 15,000। आई गेस इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब और कुछ दिया है क्या मुझे? और कोई एलिमेंट तो दिया नहीं है, तो बेटा कैन आई से मेरा यहां तक आपके पास बेटा इंक्रीमेंटल पीबीडी आ जाएगा। दिस वुड बिकम इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन व्हिच इज 3,90,000। बहुत बढ़िया। पहले दोस्तों ये वाली बात समझ में आ गई सबको? चलो कल अगर आपको याद हो, आपको मैंने जो क्वेश्चन करवाया था ब्लॉक ऑफ एसेट्स था, उसमें आप में से एक बच्चा पता नहीं किसने पूछा था कि सर डब्ल्यूडीडी हो जाए तो क्या? तो बेटा आज वही केस है, आज वही केस है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स में अब डब्ल्यूडीडी घुस गया। अब ब्लॉक ऑफ एसेट्स में डब्ल्यूडीडी आने से क्या गंद मचेगा, आइए अब जरा समझते हैं। बेटा पहले तो ना दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा मेरे साथ, तब जाकर आपको पहले समझ में आएगी बात। बेटा सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, हमारी मशीन हम क्या बोलते थे? एग्जिस्टिंग माइनस न्यू, सॉरी न्यू माइनस एग्जिस्टिंग, यही बोलते थे बेटा। बोलो जी बोलो। अब मैं अगर आपसे सिंपल भाषा में बात करूं तो पहले मैं बनाता हूं बेटा हमारी डब्ल्यूडीडी की कैलकुलेशन, ठीक है? तो यहां पर हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ डब्ल्यूडीडी ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, ठीक है? पहले हम एग्जिस्टिंग मशीन का डब्ल्यूडीडी निकालते हैं। तो बताइए जी हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना था बेटा? तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो ओरिजिनल मशीन थी 3,30,000 रुपए की थी, तो दिस इज फॉर 3,30,000। अब आप इसमें से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 1, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 2, फिर माइनस करोगे डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 3, क्योंकि ये ऑलरेडी पास हो चुके हैं, ऑलरेडी कंप्लीटेड। 3 साल तो बेटा हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं अगर इन तीन को माइनस करूंगा तो बेटा मेरे पास निकल कर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डब्ल्यूडीवी ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। क्या पहले दोस्तों बात समझ आई? हमारा जो डेप्रिसिएशन है बेटा वो कितना है? 20% के रेट पर है। तो अब आप कर लीजिए 3,30,000 पहले साल का 66,000 आता है, फिर आप बता रहे हो 52,800 और आता है 42,240। आपके पास वैल्यू बच रही है 168,960। पहले दोस्तों ये वाली बात आपको समझ में आ गई? चलो अब मैं चलता हूं इसके अगले पॉइंट पर। मतलब अगर नई मशीन ना खरीदे, बेटा ध्यान से सुनना, अगर नई मशीन ना खरीदे तो डेप्रिसिएशन 168,960 पर लगना है। ये सबको क्लियर पहले? तो यानी कि एक्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन विल बी कंप्यूटेड ऑन दिस वैल्यू 168,960। नाउ अब हम निकालते हैं, अब हम क्या निकालते हैं बेटा? डेप्रिशिएबल वैल्यू। डेप्रिशिएबल वैल्यू इन केस इफ रिप्लेसमेंट इज डन। अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें तो उस केस में हमारे पास क्या सिनेरियो होगा? तो बेटा सबसे पहले हम क्या बोलेंगे बेटा? रिप्लेसमेंट कर दे तो बताओ जरा क्या बोलेंगे? हम कहेंगे डब्ल्यूडीवी ऑफ एक्जिस्टिंग मशीन ले लो पहले। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या बन गया? अगर सिंपल भाषा में बोलूं, ये ओपनिंग ब्लॉक की वैल्यू बन गई बेटा मेरी। ये है 168,960 जो आप बता रहे हो, ये था ना? हाँ। फिर ऐड परचेज ऑफ न्यू मशीन, हमने जो न्यू मशीन खरीदी बेटा 10 लाख रुपए की ऐड कर दोगे, माइनस सेल ऑफ एक्जिस्टिंग। अब आप एक्जिस्टिंग की वैल्यू दैट इज 2 लाख रुपए बेटा माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या बच गया? तो आपके पास बच जाएगा बेटा क्या? सो दिस वुड बी डेप्रिशिएबल वैल्यू फॉर न्यू मशीन। क्या पहले बच्चा बात समझ में आ गई? कितना आता है बेटा? 968,960। पहले ये बात भी समझ में आ गई? चलो अब आते हैं मेन कंक्लूजन पर। बच्चा अब आप मुझे ये बताओ, अब ये मेरी डेप्रिशिएबल वैल्यू है, ठीक है? अब जरा सोचकर बताना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? तो हम कहेंगे आप इसका 20% लोगे तो नया और इसका 20% लोगे तो पुराना, यही होगा? बोलो जी बोलो। इसका 20% लेंगे तो नया, इसका 20% पुराना। जरा बेटा करना, इसका 20% निकालो पहले तो कितना आता है? 1 साल का निकालो बस। 33,792 आता है, जबकि इसका 20% निकालो बेटा कितना आता है? ये है 968,960 का 20%, 193 आता है। बेटा अब आप दोनों का डिफरेंस बताना बेटा कितना आता है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना आता है बेटा? 1,60,000। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट करें बेटा। शॉर्टकट ये होगा, हमें इसका भी 20 लेना है, इसका भी 20 लेना है।
तो बेटा बेस वैल्यू का इंक्रीमेंटल निकाल लो ना पहले। तो यानी कि अब हम कहते हैं बेस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। भाई मेरे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के लिए बेस क्या हो जाएगा, 968960 माइनस 168960, इसका मतलब बेस बच गया बच्चों 8 लाख। अब देखो इसका 20% करोगे तो सीधा 20,000 आता है, सॉरी 16,000 आता है, जो याद है जो याद है, 1,60,000 आता है जो आपका अभी निकला था। अब पहले समझ में आया? तो अब मेरा बेस निकल चुका है 1 लाख का। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फाइनली अपने कैश फ्लोज निकालूंगा। तो स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल अलग अलग होने वाला है, तो बेटा मुझे अलग अलग 5 साल की वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये मेरी 5 साल की वर्किंग। अब इंक्रीमेंटल पीबीडी तो हमारे को पहले से निकाल चुके हैं हम, 3,90,000 बेटा हर साल का, तो ये 3,90,000 3,90,000 एंड सो ऑन बेटा सब में सेम आ जाएगा। लो जी, ठीक है जी। अब मैं इसमें से डायरेक्टली माइनस कर देता हूं अपना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, जो हो जाएगा 8 लाख का 20% करो बेटा। पहला वाला 1,60,000, फिर उसका 80% 1,28,000, याद है ना, शॉर्टकट सिखाया था। फिर अगला वाला 1,02,400, फिर अगला वाला हमारे पास 81,920, और नेक्स्ट वाला आ जाएगा बेटा 65536। अगर ये हमारे पास आता है तो बच्चा बताइए हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वी विल हैव इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करिए बच्चों फटाफट से 3,90,000, और इसके बेस पर हम निकाल देंगे टैक्स, जो कि है एट द रेट ऑफ टैक्स का रेट क्या है, टैक्स बेटा 30% पर। तो टैक्स भी आप लगे आप निकालते रहना, और जब आप ये निकालोगे तो बेटा आपके पास फाइनली इंक्रीमेंटल बेटा कैश फ्लो भी आ जाएंगे, राइट। तो चलिए पहला वाला बताइए 2 लाख कितना आ रहा है, ये 2,30,000 बता रहे हो। टैक्स कितना आ रहा है बच्चों, टैक्स 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 69,000। तो आपका कैश फ्लो कितना हो जाएगा बच्चा, कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो, वेरी गुड बेटा 3,21,000। अबे 161 वाले प्रथमेश नलायक, अबे 161 कैसे हो जाएगा लल्लू लाल, नलायक। ये पैट निकाल के कहता है कैश फ्लो का, कैश फ्लो लास्ट क्लास में बेटा चैप्टर की नलायक। चलिए 3,90,000 माइनस 1,28,000, ये आता है बेटा 2,62,000 इंटू 30%, ये आता है 78,600 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 3,11,400। फिर अगला 3,90,000 1,02,400, ये आता है 287,600। फिर इसका 30% कर लूंगा तो ये हो जाएगा 86,280। फिर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आता है 3,03,720। तुम पता नहीं कौन सी स्पीड से कैलकुलेशन करते हो बेटा, ये आता है 3,08,080 रुपए। फिर इसका 30% आता है 92424। फिर अगर मैं इसको एडजस्ट करूं तो ये आता है बेटा 297,576, है ना। लास्ट वाला 390 माइनस 65536, सो दिस इज 3,24,464 इंटू 30%, ये आता है 97339। फिर अगर हम इसको करेंगे तो बेटा ये बचेगा 2,92,661। अब ये हमारे पास हमारे सारे कैश फ्लोज। अब ये कैश फ्लोज बेटा हमारे मेन आंसर में चले जाएंगे। मेन आंसर बोले तो बेटा ये रहा मेन आंसर। तो यहाँ पर 5 साल के आप कैश फ्लोज लिखोगे, सो 5 साल के बेटा कैश फ्लोज लिखोगे 3,21,000 3,11,400, तो ये हो जाएगा 3,21,000 3,11,400। देन वी हैव 3,03,720, और चलो 3,03,720, और उसके बाद है 297,576 297,576। लास्ट वाला मेरे कैलकुलेटर पर है 292,661। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आप पीवी फैक्टर बेटा, पीवी फैक्टर क्वेश्चन में 0.893 0.797 0.893 0.797, उसके बाद बेटा 0.712, उसके बाद आपके पास बेटा क्या 636 567 636 और 567। आई होप दोस्तों पहले बात समझ में आ गई। बट यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। मैंने बताया था हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो नए एसेट्स की क्या स्क्रैप वैल्यू है, तो आंसर इज यस 40,000 रुपए है सर। तो बेटा अब यहां तो ऑलरेडी ब्लॉक ऑफ एसेट चल रहा है, तो वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बेटा 40,000 रुपए आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा इंक्रीमेंटल, क्योंकि पुराने वाले की तो वैसे भी जीरो है। अगर ओल्ड की होती तो वर्किंग नोट बनता, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करवाया था। तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, तो अगर हम यहां पर बात करें तो बेटा ईयर 5 पर ये 40,000 मिल जाएंगे, 0.567, ये आपके पास आ जाएगा पीवीसीआई, और फाइनली आप निकाल सकते हो अपना एनपीवी, जो हो जाएगा बी माइनस ए व्हाटएवर इट अपीयर्स। पहले दोस्तों बात और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब लगा कुछ दमदार सा डब्ल्यूडीबी विद ब्लॉक ऑफ एसेट्स। अब आपको बेटा समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट एक्चुअली डिटेल्ड है, कॉन्सेप्ट बच्चे एक्चुअली डिटेल्ड है, आपको पढ़ने पड़ेंगे पढ़ने पड़ेंगे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट से जल्दी से बेटा कॉपी करिए प्लीज, जल्दी से बेटा कॉपी करिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। करिए बच्चों जल्दी जल्दी कॉपी करिए बेटा। टू नाइन सेवन फाइव सेवन सिक्स। करिए दोस्तों जल्दी जल्दी प्लीज, फटाफट कॉपी फास्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट प्लीज बेटा जल्दी करिएगा, क्योंकि आज समय कम है काम ज्यादा है, समय कम है काम ज्यादा, तो आपको अपनी कॉपी की स्पीड बेटा बढ़ानी पड़ेगी।
बेटा आज के टेस्ट का लिंक मैंने आपको दे दिया है। आप सब बच्चे इसको एनरोल करके स्टार्ट कर सकते हो आज के लिए। हाँ जी बेटा, कॉस्टिंग का टेस्ट है। गुड मॉर्निंग बच्चा। हाँ जी बेटा, 1,80,000 बेटा, 18 लाख नहीं है। करिए बेटा नेक्स्ट। अरे परम कह रहा है मेरे को ब्लॉक कर दीजिए। नहीं परम, ऐसे नहीं होता बेटा, तेरे को ब्लॉक नहीं करूंगा, घबरा मत। देखो बताओ, परम कह रहा है मेरे को ब्लॉक कर दीजिए। बेटा ऐसी ऐसी इच्छाएं मत कर अपने आप से बेटा। बेटा हरकतें तो तेरी ब्लॉक वाली हो रही है आजकल। सहेली का चक्कर बाबू भैया, ओहो, लड़का सदमे में चला गया। हाँ आयुष, आप भी सुना लो बेटा। बेटा नहीं, वो पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि मेरी 6:30 to 7:15 ऑलरेडी क्लास होती है बेटा। मेरी ना उस टाइम पर ऑलरेडी क्लास होती है, तो आई कांट चेंज। और बाकी बच्चे प्लीज जल्दी जल्दी कॉपी करो। तो बेटा आई गेट फ्री बाय 7:15, आई गेट फ्री बाय 7:15, तभी मैं 7:30 आपकी क्लास ले पाऊंगा। बेटा संडे को क्लास का टाइम है 9:45 AM। अंबिका बेटा, जो कल चैप्टर करवाना है ना वो नया नहीं है। कल जो चैप्टर करवाना है वो बिल्कुल भी नया नहीं है, वो कैपिटल बजटिंग का ही छोटा सा भाई है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल तो बेटा इसी का आगे वाला वर्जन चलेगा। आ रहे हैं बेटा, करते हैं अभी करते हैं। तो पहले कॉपी करें, यहाँ पर सब करेंगे बेटा, तो टेंशन मत ले, एवरीथिंग विल बी डन, सो डोंट वरी एट ऑल। बेटा 9:45 है, संडे को आप बच्चों के लिए एक सरप्राइज है। संडे को हम आपके साथ जूम कॉल करेंगे। संडे को बेटा हम आपके साथ जूम कॉल करेंगे, जिसमें मस्ती होगी, कोई पढ़ाई नहीं, नथिंग, पढ़ाई कुछ नहीं बेटा, पढ़ाई तो हम क्लास में खत्म कर देंगे। हाँ बेटा, जूम 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 करेंगे, जूम। हाँ सच्ची बोल रहा हूँ, अरे पक्का प्रॉमिस। अबे 9:45 नहीं है लल्लू, क्लास के बाद, क्लास के बाद होगी वो। माता रानी पाप चढ़ाई इनको। अरे नहीं बेटा, हम दूसरा वाला जूम लेंगे, मतलब जिसमें अनलिमिटेड हो, समझ गए। अगर जूम अनलिमिटेड वाला मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उस केस में फिर हम गूगल मीट कर लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो फिर हम गूगल मीट कर लेंगे, हाँ पेड वर्जन वाला, वरना गूगल मीट कर लेंगे, जैसा भी होगा देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बट करेंगे जरूर इस संडे को, ठीक है ना, इस संडे को हम जरूर करेंगे 12:30 बजे, 12:30 होगा बेटा जूम का सेशन, 12:30 बेटा, जूम में जूम करेंगे बेटा, दीपिका जूम जूम। अबे तुम्हारे पेड वर्जन से कुछ नहीं होता ना लायक। चलो बेटा, हो गया, यहाँ तक कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया। जल्दी प्लीज बच्चा, अगला क्वेश्चन करना है। गुड मॉर्निंग, अगला क्वेश्चन करना है, एक और मजेदार। करिए बेटा नेक्स्ट, जल्दी से, ये लास्ट स्लाइड है, जल्दी खत्म करो बेटा, जल्दी 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 बेटा, जल्दी करो, 10 सेकंड, जल्दी कर फटाफट। चलो जल्दी से बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट। ज्यादा काम बचा नहीं है, बट जो बचा है उसको बेटा अच्छे तरीके से निपटाना है। क्या करना है बेटा, पूजन तेरे को चैप्टर जान के, तेरे को पढ़ाई में मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तू एंजॉय कर रहा है, इससे बढ़िया तेरे को जीवन में और क्या चाहिए बता। कहीं ना कहीं देख, मन में मैं सच बता रहा हूं, सब बच्चे इंतजार करते हैं एफएम की क्लास कितने बजे होगी, अब शुरू क्यों नहीं हो रही। ये क्यों इंतजार है पता है आपको बेटा, ये इसलिए क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, यू आर गेटिंग द मजा। जब किसी चीज को करने में मजा आता है ना, तो बस उसका हमेशा इंतजार होता है ना। सो दैट इज द सिंपलेस्ट पार्ट। और यहाँ पर आप सीख रहे हो, यहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे कि चलो यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, नहीं, यहाँ पर आप चीजों को सीख रहे हो, दैट इज द सिंपलेस्ट पार्ट। चलो ऑल डन बच्चा लोग, एवरीवन 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 ऑल डन बेटा, यहाँ तक कॉपी हो गया बेटा सबका। जल्दी कर बच्चा अंकित। ईशा कह रही है एक दिन में सारी जल्दी वालों की कॉपी चेक करना, ये नालायक है बड़ी, ये बहुत नालायक है सर, कुछ भी करते रहते हैं सर, बहुत नालायक है।
चलिए बेटा, आइए जल्दी से अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर प्लीज। आइए एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 30 है। कंपनी इज कंसीडरिंग रिप्लेसिंग अ मैनुअली ऑपरेटेड ओल्ड मशीन विद अ फुल्ली ऑटोमेटिक न्यू मशीन। एक काम करो, पहले अपने आप पढ़ो, जैसे भी पढ़ा था, जल्दी करो, अपने आप करो, जल्दी से करो बेटा। लोकेश तेजस सर को मैं बोल दूंगा, वो 9:30 तक वाइंड अप कर लेंगे, जल्दी से करो, फटाफट से कॉपी करो जल्दी प्लीज। पहले इस क्वेश्चन को रीड करो बच्चा, क्वेश्चन को रीड करो। अरे मेरे दोस्त, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, नालायक सारे, जल्दी क्वेश्चन पढ़ लो, जैसे पिछला वाला पढ़ा था, जल्दी से ये वाला पढ़ो। करिए नेक्स्ट, पढ़िए इसको बेटा, पढ़ लो ना पहले, मैंने जो बोला अभी पहले वो कर लो ना बेटा, जो मैंने बोला पहले वो कर लो, जबरदस्ती इतना परेशान हो गए क्या फायदा उसका, पहले पढ़ लो जो मैं बोल रहा हूं आपको। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा सब बच्चों ने अभी पढ़ लिया। आइए अब मैं आपको एक बार फटाफट से क्विक जल्दी से पढ़ाता हूं और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा क्या कहता है, कंपनी एक फुल्ली ऑटोमेटिक ओल्ड मशीन को फुल्ली से रिप्लेस करना चाहती है। ओल्ड मशीन हैड बीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस। ये पॉइंट हम ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं, बट एज अ बुक वैल्यू ऑफ इतना एज ऑन इतना machine has begun causing problems with breakdowns and it cannot fetch more than 30,000 if sold in the market at present. It will have no realizable after 10 years. Company has been offered 1 lakh for the old machine as a trade in the new machine which has a price before allowance of 4.5 lakh. पहले बच्चा बात समझ में आ गई? सेम पॉइंट हम पहले कर चुके हैं। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ न्यू मशीन 10 years with salvage इतना। फर्दर अब ये पॉइंट समझना, ये भी मैं वैसे पढ़ा चुका हूं। कंपनी फॉलोज एसएल मेथड बट फॉर टैक्स पर्पस डब्ल्यूडीवी एट 7.5 इज अलाउड। टेकिंग दिस इज द ओनली मशीन इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ये आया नया पॉइंट, पूरे ब्लॉक में सिर्फ ये ही इकलौती मशीन है। क्या पहले बच्चा बात समझ में आई है? बोलो जी बोलो। पूरे ब्लॉक में सिर्फ ये ही हमारे पास एक एग्जिस्टिंग मशीन है। अगर ये सिचुएशन वैलिड है तो क्या होगा? तो मतलब अब ब्लॉक सेल हो जाएगा बेटा, अब ब्लॉक सेल हो जाएगा। और जब ब्लॉक सेल होता था तो याद करो क्या होता था बेटा, लास्ट ईयर में कैपिटल गेन निकलेगा और डेप्रिसिएशन लगता था। डेप्रिसिएशन लगेगा क्या लास्ट ईयर में? डेप्रिसिएशन एब्सोल्युटली नो। बहुत बढ़िया, लास्ट ईयर में देयर विल नॉट बी एनी डेप्रिसिएशन, इट विल ओनली एंड ओनली बी क्या? इट विल ओनली एंड ओनली बी द सेल वैल्यू। चलिए आगे, given below are the expected sales and cost from both old and new machine। ये बेटा ओल्ड और न्यू का डेटा, सेल, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल, फिक्स्ड, दिस प्लान इनका ये पैक दे दिया। सर फ्रॉम द अबव एनालाइज वेदर द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट, रिक्वायर्ड रिटर्न 10%। एक और मेजर पॉइंट आया, कैपिटल गेन का टैक्स मना करा है, यानी कि एट द एंड मेरा सेल वैल्यू विल बिकम द कैश फ्लो। मुझे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टैक्स निकालना नहीं है। अगर टैक्स निकालना होता तो दिमाग लगाते, बट यहां पर जरूरत ही नहीं है। आपको 10% के पीवी फैक्टर आपके पास दे दिए। तो आइए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो एज यूजुअल बेटा हम तो अपने लिए क्या बनाएंगे, हम तो अपनी एनपीवी बनाएंगे। अब ध्यान से सुनना बच्चों, नए एसेट्स की लाइफ बेटा 10 साल है, डब्ल्यूडीवी मेथड है। तो अब आप पहले समझ पा रहे हो बेटा 10 साल का अलग अलग होगा, 10 साल का अलग अलग डेटा बनेगा। अब मैं 10 साल का जब डेटा बनाऊंगा तो मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी बेटा बनाते बनाते, मतलब मेरी तो बुद्धि बेटा भ्रष्ट हो जाएगी। तो मैं अब इसकी प्रेजेंटेशन में थोड़े से बदलाव करता हूं, ठीक है? मैं अब थोड़े से ना प्रेजेंटेशन में बदलाव करने हैं तो कर लो, नहीं तो आप बिना बदलाव करे भी कर सकते हो, ठीक है? देखो पहले मैं नॉर्मली बताता हूं कैसे करेंगे, जो हम नॉर्मली करते थे। तो यहां पर हो जाएगा बेटा पर्टिकुलर्स, यहां पर हो जाएगा टाइम, यहां पर आ जाएगा अमाउंट, फिर आ जाएगा पीवी फैक्टर और लास्ट में आ जाएगा पीवी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, बताइए सबसे पहली आइटम क्या आएगी? सर सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ न्यू। और न्यू मशीन बेटा कितने की है? तो न्यू मशीन हमारे पास कितने की आ रही है? इसकी कॉस्ट दिया क्या? हाँ यहां दी थी, सॉरी। इसकी कॉस्ट है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, क्या बोला था? कंपनी हैज बीन ऑफर्ड 1 लाख फॉर द ओल्ड एज अ ट्रेड इन फॉर द न्यू मशीन व्हिच हैज अ प्राइस बिफोर अलाउंस ऑफ 4.5 लाख। इसका मतलब एक्सचेंज करने से पहले ये 4.5 लाख की है, एक्सचेंज करने से पहले नई मशीन 4.5 की है, जबकि पुरानी वाली के बदले बेटा कितने मिल जाएंगे? पुरानी वाली के बदले हमें 1 लाख मिल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ओल्ड 1 लाख। अब सिंस यहाँ ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट है तो आपको बेटा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट है, आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सिंपल सी बात है। पहले बच्चा बात समझ में आ गई? भाई वर्किंग नोट तब बनाते जब ब्लॉक का कॉन्सेप्ट ना होता, बट हमारे पास तो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। आई वो पहले बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अब मुझे पता है बेटा ऑब्वियसली ये 10 साल का डेटा आएगा, जो भी अमाउंट आएंगे पीवी फैक्टर क्वेश्चन में से लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलते हैं ये निकलेंगे कैसे। अब जरा बुद्धि लगाते हैं बेटा थोड़ी सी, तो यहां पर हम लिख देते हैं दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। अब बेटा फिर से वही बात आती है जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी। बेटा बताओ क्या क्या मेरे पीबीडी में कोई फर्क आएगा? क्या पीबीडी में कोई फर्क आएगा? तो आंसर इज नो। बेटा पीबीडी में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ एंड सिर्फ कहां आएगा, कहां पर फर्क आएगा बेटा? डेप्रिसिएशन में आएगा। तो अब आइए मैं फटाफट से पहले क्या बना लेता हूं, पहले हम स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल पीबीडी निकाल लेते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। चलिए देखते हैं बेटा क्या क्या आइटम आपके पास है। सेल्स बिल्कुल सेम है बेटा, कोई चेंज नहीं है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मटेरियल कॉस्ट कम हो गई तो देयर इज सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट। बताइए बेटा कितने की सेविंग है?
तो अपन यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट। आप बच्चे बता रहे हो इट इज 53,750, ऑलराइट। फिर उसके बाद लेबर कॉस्ट बेटा 25,000 से कम हो रही है, तो सेविंग इन लेबर आ जाएगा। सेविंग इन लेबर कॉस्ट ये आपके पास 25,000 रुपए से बेटा सेव हो रहा है। चलिए डन। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एक लिख देता हूँ ताकि आपको ना बाद में याद रहे, वरना बाद में जाके आप भूल जाते हो ये कैसे कैलकुलेट करना था। ठीक है, चलो अगला। फिर हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स में कुछ सेविंग हो रही है, बताइए बेटा 8750। तो यहाँ पर हो जाएगा सेविंग इन वेरिएबल ओवरहेड्स 8750। फिर उसके बाद है फिक्स्ड ओवरहेड्स, बेटा ये बढ़ रही है 7500 से, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेटा इंक्रीज इन फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये कितना हो रहा है, माइनस हो जाएगा 7500। तो और कोई आइटम हमारे पास है नहीं, तो बच्चा बताइए मेरे पास यहां से बेटा क्या निकल आएगा। सर यहां से हमारे पास निकल आएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 80,000, क्योंकि ये वाला डेटा एक ही बार दिया हुआ कांस्टेंट है, तो हर साल का बेटा सेम मान के चलेंगे, एनुअल डेटा आपको दे रखा है। अब बात आती है डेप्रिसिएशन की, तो पहले डेप्रिसिएशन के लिए बेटा मुझे अपनी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन लगेगा किस पर, क्योंकि मुझे तो इंक्रीमेंटल चाहिए। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर सर ये क्वेश्चन आसान हो गया। एग्जामिनर ने बोला फुल्ली डेप्रिशिएटेड है एग्जिस्टिंग, तो मतलब एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन तो बेटा जीरो हो गया, तो मुझे सिर्फ नया वाला निकालना है, दैट्स ऑल। मुझे सिर्फ नया वाला निकालना है। मैं जैसे ही नया वाला निकालूंगा बेटा मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो अब हम यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं ताकि आपको बाद के लिए याद रहे, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं एग्जिस्टिंग मशीन WDV विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये आपका फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुका है, राइट। नाउ अब हम निकालते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू फॉर द न्यू मशीन। तो बताइए बच्चा, अब हम यहां पर निकालें डेप्रिशिएबल वैल्यू फॉर न्यू मशीन फॉर या आफ्टर रिप्लेसमेंट, डेप्रिशिएबल वैल्यू आफ्टर रिप्लेसमेंट। तो बताइए बच्चा आफ्टर रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा। सर इट इज ओपनिंग WDV प्लस परचेज माइनस सेल, यही तो होता है। तो जीरो प्लस ये खरीदा बेटा 4.5 लाख का, सेल है 1 लाख का, इट इज 3.5 लाख। पहले बात समझ में आ गई। तो अब आप बताओ डेप्रिशिएबल वैल्यू फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो अगर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के लिए बात करें तो बेटा आपके पास 3.5 लाख आ गया। पहले बात समझ आई, कैसा लग रहा है आपको। जो हमने पिछली बार बहुत बड़ी वर्किंग करी थी वो इस बार छोटा हो गया, क्योंकि फुल्ली डेप्रिशिएटेड वाला कॉन्सेप्ट है। अब हम बनाएंगे अपना फाइनल स्टेप, हमें तो निकालने बेटा हमारे कैश फ्लोस। अब देखो 10 ईयर्स ऐसे तो किसी भी एंगल से नहीं आ सकते, आई कांट डू हॉरिजॉन्टली, इतनी बड़ी मेरी शीट भी नहीं होती। तो अब मैं वर्टिकली अपना आंसर करूंगा, दैट इज द ओनली ऑप्शन आई हैव। तो यहां पर हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस। तो एक कॉलम अपन बना देंगे बेटा ईयर का, फिर सबसे पहले इंक्रीमेंटल पीबीडी आ जाएगा, फिर हमारे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, फिर हमारे पास इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर टैक्स आ जाएगा और इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें दिस इज ए, दिस इज बी, सो दिस वुड बी ए माइनस बी। अब पहले बात समझे बेटा, क्वेश्चन में से कई बच्चों का डाउट ये होता है कि सर ये भी तो हमें टैक्स और डेप्रिसिएशन दिया था, तो बेटा हमें इसे लेना नहीं क्योंकि ये अकाउंटिंग वाला है। क्योंकि अकाउंट्स में तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, क्योंकि अकाउंट्स की बुक वैल्यू आपको पता है, बट हम तो कर रहे हैं अब टैक्स के लिए तो WDV अलाउड है, तो इसीलिए हमने इतने हिस्से को क्या कर दिया, इग्नोर करके हम बढ़ गए बेटा अपने मेन पार्ट पर। अब पहले बात समझ आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो बेटा 10 साल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, पीबीडी हमने कितना निकाला था बेटा 80,000, तो एवरी ईयर इट इज 80,000 बेटा, एवरी ईयर दिस इज 80,000। तो ये हमारे पास हर साल हो गया बच्चा 80,000। अब मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करूंगा तो बताइए बच्चा कितना आ जाएगा मेरे पास, हाउ मच दिस वैल्यूज वुड बी बच्चा। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बात करी जाए तो बेटा कितना हो जाएगा सर, 7.5% का डेप्रिसिएशन है 3,50,000 का। तो अगर हम करेंगे तो पहला वाला आता है 26,250, फिर अगला वाला बेटा मेरे पास आ जाएगा 24,281, फिर अगला वाला मेरे पास आ जाएगा 22,460, फिर अगला वाला मेरे पास आता है बेटा 20,776, अगला वाला मेरे पास आ जाएगा बच्चा 19,217, 19,217। मैं बेसिकली 0.925 से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा बेटा, ये आ जाएगा 777, फिर अगला वाला मेरे पास आ जाएगा 16,443, अगला वाला मेरे पास आ जाएगा बच्चा 1520 या 210 कर लो बेटा राउंड अप करके, और फिर अगला वाला मेरे पास आ जाएगा 14069, और अगला वाला मेरे पास आ जाएगा 13014। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओ क्या आप इसके साथ खेल सकते हो बेटा पूरा, कैन यू प्ले द गेम विद दिस। अब आप बेटा टाइम पास तो अपने घर पे कर सकते हो, अपने आप खेल सकते हो बेटा इसके साथ। जो यहां से कैश फ्लोज आएंगे वो कैश फ्लोज आप इस स्टेटमेंट में डालोगे, पीवी फैक्टर लिखोगे, मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू। अब वापस से स्टार्टिंग पर अगर वापस से चलेंगे तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स आ जाएगा। सर ये 10th ईयर पर आ जाएगा। वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है क्योंकि टैक्स नहीं है, अगर टैक्स ना होता तो वर्किंग नोट बनाते। तो बेटा सीधा सीधा 35,000 जो भी लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर होगा फाइनली मल्टीप्लाई करके पीवीसी आई हो जाएगा एंड यू कैन गेट एनपीवी बी माइनस ए व्हाटएवर इट कम्स। पहले बात समझ आ रही है। अब बेटा खेलना बचा, वो आप खेल लेना, जो भी आंसर आएगा मुझे नहीं पता, व्हाटएवर आंसर मिल आती है वो आप देख लेना, खेल लेना बेटा जो भी आएगा। कैलकुलेशन पार्ट आई एम लीविंग फॉर यू कि आप कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हो, व्हाटएवर द कैलकुलेशन अपीयर्स। ठीक है बच्चों, मैंने कांसेप्चुअली आपको सारा बता दिया कैसे करना था क्या करना था। ठीक है, तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 38 फटाफट से कॉपी करिए जल्दी से प्लीज। जल्दी से बेटा कॉपी कर लीजिए, फिर हम लास्ट और अंतिम चरण पर बढ़ते हैं। लास्ट का वर्किंग नोट क्यों बना, क्या पूछ रहा है बेटा विश्वा।
बेटा टैक्स नहीं है, अगर टैक्स नहीं होता तो बताओ बेटा क्या होता है, अगर टैक्स नहीं होता तो क्या होता है, करिए बेटा नेक्स्ट। हो गया बच्चों यहां तक कॉपी, करिए बेटा नेक्स्ट। बेटा जब आएगा तो सारी बात बताऊंगा, पहले जो अभी है उस पर फोकस करते हैं ना मेरे दोस्त। हाँ जी बेटा हो गया, चलो अब मैं चलता हूं बेटा आपके साथ अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, एंड लेट अस डू अनदर क्वेश्चन जो अब मैं आपको करवाने वाला हूं। कृपया करके ध्यान से देखेंगे और समझने की इसको पूरी पूरी बेटा कोशिश करेंगे, ठीक है? ठीक है जी बच्चों, अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हम आपके साथ करने वाले हैं, करें बेटा? चलो अब ये जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं बेटा, इसमें ना कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली आएंगी, तो आर यू गाइस रेडी बेटा दिमाग लगाने के लिए? चलो मैंने आपको बीच में कहीं पर एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुइटी निकालनी हो तो बेटा कैसे निकालते हो? जो भी आपका अमाउंट है आप उसको एक पर्टिकुलर रेट से डिवाइड कर देते हो। ये बेटा हमने कॉन्सेप्ट आपके साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के दौरान आपके साथ सीखा था, व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस सर, बिल्कुल सीखा था। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट का अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा इस्तेमाल होने वाला है, तो आइए समझते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है? आइए जरा ध्यान से देखते हैं बेटा। क्वेश्चन हमसे कहता है एसके लिमिटेड इज प्रेजेंटली ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड। बेटा ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा प्लीज, ठीक है? हमारी जो कंपनी है वो सारा का सारा पैसा बेटा कैसे हो रखा है? इक्विटी से फाइनेंस है। हमने कहा ओके सर, ये बात हमें समझ में आती है। Directors of the company have been evaluating investment in a project which will require 270 lakh capital expenditure on new machinery। बेटा क्या बोल रहा है? 270 लाख का खर्चा होगा हमारी नई मशीनरी पर। They expect the capital investment to provide annual cash flow कितना? Indefinitely, which is net of all tax adjustment। मतलब ये परपीचुइटी बना दी बेटा 42 लाख की। This is a perpetuity in which there is no time limit बेटा। पहले बात समझ आई पहले आपकी बात? So this is a perpetuity which does not have any time limit। Discount rate which it applies to such investment is 14%। ये बेटा हमारे पास रेट आ गया जो परपीचुइटी के लिए लगाना है हमें। Okay। Directors of the company believe that the current capital structure fails to take advantage of tax benefit of debt। पहले ये बात समझ में आ रही है बेटा? हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें टैक्स का कोई फायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमने डेट नहीं लिया हुआ। डेट लेते तो इंटरेस्ट पे करते तो हमारा टैक्स बच जाता। एंड प्रपोज टू फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट विद अनडेटेड परपेचुअल डेट सिक्योर्ड ऑन द कंपनीज एसेट्स। क्या पहले बता बात समझ में आ रही है? कंपनीज ऑफ द व्यू हम एक नया डेट ले लेते हैं, बात खत्म। कंपनी इंटेंड्स टू इशू सफिशिएंट डेट टू कवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू। मतलब इस तरीके से करेगी
जिससे कि जो खर्चा है प्लस जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है दोनों के दोनों मीट हो जाएगा। हमारे दोनों के दोनों मीट हो जाए मतलब जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है ये 42,270 लाख का ये, प्लस अगर इससे रिलेटेड कोई खर्चे है इशू से रिलेटेड वो भी हो जाए, तो इतना डेट हमें रेज करना है। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? बोलो जी, ये वाली बात सबको समझ में आती है? ओके, आगे। करंट एनुअल ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड बाय द मार्केट ऑन कॉर्पोरेट डेट ऑफ सिमिलर रिस्क इज 10%। तो हमारे पास हमारा इंटरेस्ट रेट बेटा 10% हो गया। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू एक्सपेक्टेड टू बी 10 लाख। ये खर्चा करना पड़ेगा इंसिडेंटल वाला या फ्लोटेशन। टैक्स रेट 30 रिक्वायर्ड टू। अब जरा शब्दों को ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये शब्द पहली बार पढ़ रहे हो। कैलकुलेट एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब सर ये क्या आ गया? एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू तो समझा था, अब ये एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गया? तो मैंने कहा चलिए अब आपको समझाते हैं व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। पहले बेटा बात समझ में आ रही है कर क्या रहे हैं? बोलो। चलो अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। मतलब से पहले हमें ये समझना है पहले तो करना क्या है, इसको करना कैसे है वो समझना है। मतलब मैं थोड़ी देर बाद आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है? चलो पहले मैं मतलब बताता हूं। बेटा इसका मतलब होता है, देखो प्रैक्टिकली सबसे पहले कंपनी जो है अपना एसेट्स कैसे खरीद रही है? प्रैक्टिकली सबसे पहले कंपनी अपना एसेट सारा इक्विटी से खरीद रही है। क्या ये बात सब एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? भाई सबसे पहले वाले पैराग्राफ में तो बोला था कि भाई हमारी कंपनी सारी इक्विटी है तो हम तो सारा का सारा पैसा इक्विटी से ही लेंगे, लॉजिकल ये है। बट फिर बोलता है नहीं, कंपनी ने सोचा क्योंकि हम टैक्स ले लेते हैं तो सॉरी डेट ले लेते हैं इससे हमें फायदे वगैरह मिलेंगे। मैंने कहा बात तो ठीक है। तो बेटा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनपीवी एंड एडजस्टेड एनपीवी। अपन एनपीवी बोलेंगे जब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कैपिटल से अपना पैसा मानकर जब एनपीवी निकालेंगे। बट जब हम साथ में डेट को जोड़ लेंगे तो उसका जो नेट इफेक्ट आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज एडजस्टेड एनपीवी। पहले ये दो बातें समझ में आई आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वर्ड एंड यहां पर एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? अब इसको करेंगे कैसे, आइए पहले समझते हैं। बेटा इसका मतलब सबसे पहले हम नॉर्मल एनपीवी निकालते हैं कि हमने सारा पैसा इक्विटी का लगाया तो क्या। अगर हम सारा पैसा इक्विटी का लगाएंगे तो बेटा मेरे पास सबसे पहले निकलेगा बेस केस एनपीवी, मतलब बिल्कुल ऑल इक्विटी वाला। तो एनपीवी निकालने का सिंपल सा तरीका होता है बेटा पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। डू यू ऑल एग्री? चलो अब बताओ जरा पीवीसीआई बेटा कैसे निकलेगा? सर यहां पर हर साल सेम इनफ्लो है जो इनडेफिनेटली और 14% है, तो ये परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मुझे। तो परपेचुइटी की बेटा प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकल जाएगी? 42 लाख डिवाइडेड बाय 14%। वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट होने बेटा 270 लाख का, तो दिस बिकम 300 माइनस 270, तो आपका 30 लाख का बेस केस एनपीवी। अब इसका मतलब क्या हो गया? सर इसका मतलब अगर कंपनी सारा पैसा इक्विटी से लगाती है तो कंपनी 30 लाख रुपए जनरेट कर पाएगी। पहले ये बात सबको क्लियर हो गई बेटा? एवरीवन क्लियर विद दिस? पहले तो ये अभी तक हमने क्या करा। चलो आगे बढ़ते हैं। बट सर अब कंपनी क्या करने वाली है? बेटा अब कंपनी कहती है हम तो लोन लेंगे। मैंने कहा पहले तो ये बताओ भाई साहब लोन कितना लोगे? तो मैंने कहा लोन कितना चाहिए पहले तो वो निकालते हैं। अब लोन का अमाउंट निकालते हैं, डेट अमाउंट टू बी रेज्ड। तो क्वेश्चन ने हमें दो बातें बोली थी इसके लिए। पहला, उतना डेट चाहिए टू कवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सारा कवर हो जाए, साथ साथ कॉस्ट ऑफ इशू भी हो जाए। तो यानी कि दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसका मतलब जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मिल जाए, साथ साथ मेरा कॉस्ट ऑफ इशू भी मुझे मिल जाए। तो यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो 270 लाख का होना है और इशू की कॉस्ट बच्चों 10 लाख है, तो यानी कि 280 लाख का लोन लेंगे बेटा मार्केट से। 280 लाख का लोन आएगा। अब ये हर साल होगा हमारे साथ। इसके ऊपर हमारे को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट पे करेंगे बेटा उस पे क्या जनरेट हो जाएगी? टैक्स सेविंग। तो एनुअल टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट कितना? 280 लाख का लोन है जिस पर 10% का ब्याज है हमारा, तो ये मेरा इंटरेस्ट हो गया बेटा प्रैक्टिकली। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट मेरा 30% हर साल बचा देगा, तो हर साल कंपनी का 8,40,000 रुपए बचेगा। पहले बात समझ आई बच्चों? हर साल कंपनी का 8,40,000 रुपए बचेगा, तो ये तो इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग। अब बताओ ये इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग, ये बेटा लोन तो पहले पूरा 280 का लिया ना मेरे दोस्त। लोन तो हमने 280 का लिया या नहीं लिया? तो जो 280 का लोन लिया क्यों लिया, उससे क्या करा हमें कोई मतलब नहीं है। खर्चा तो पूरा 280 लाख का हुआ, सिंपल। लोन तो हमें पैसे मिले, हमने उस पैसे से 270 यहां खर्च करे, 10 यहां करे, जो मर्जी करो। आपको लोन तो इतना मिला मार्केट से, तो इंटरेस्ट तो पूरे भर देना। अब बेटा क्या बताया इसकी रीपेमेंट के बारे में? क्या बताया इसकी रीपेमेंट के बारे में? आंसर इज नो। तो बेटा ये भी हम मान लेंगे इंडेफिनिटली तक रहेगा, ये भी हम मान के चलेंगे इंडेफिनिटली होगा। तो अब मुझे बताओ ये तो एक साल की टैक्स सेविंग, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अब अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो बेटा सिंपल सा मुद्दा था, 8,40,000 डिवाइडेड बाय रेट। इसका रेट तो बेटा 10% है ना, इसका रेट तो 10% है, इसका कोई 14% थोड़ी है। इसके लिए तो जो रिक्वायर्ड रेट है वो 10% है, तो 84 लाख हो गया। पहले बात समझ आई दोस्तों? कुछ याद दिलाऊं आपको? कुछ याद दिलाऊं आपको? याद दिलाता हूं। आपको याद है बेटा एमएम अप्रोच विद टैक्स? वहां पर हमने पढ़ा था लीवर्ड फर्म की वैल्यू अनलीवर्ड प्लस डेट इनटू टैक्स। बेटा यही तो मैंने यहां पर निकाला, चेक कर लो। मैंने जो वहां पर कॉन्सेप्ट आपको प्रूव करवाया था कि हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, कॉन्सेप्ट डिराइव करवाया था बेटा, यही तो यहां पर कर रहा हूं मैं, यही तो यहां पर कर रहा हूं। डेट इनटू टैक्स कर लो, 280 लाख का 30% 84 आएगा, चेक कर लो बेटा। यही मैंने वहां पर करवाया था। वहां पर इसी तरीके से मैंने आपको इसका डेरिवेशन करवाया था कि डेट इनटू टैक्स क्या होता है। भाई दिस डिवाइडेड बाय 10, तो 10 और 10 तो डिलीट हो जाएगा, बचेगा 280 का 30% 84 लाख। याद आया बेटा? तभी हमने कहा था वो प्रेजेंट वैल्यू है, तो डेट इनटू टैक्स हो जाता है। अब पहले यहां तक समझ में आया? तो इसका मतलब सर, इसका मतलब हाँ जी बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक है। इसका मतलब अब जरा सोचो, हम अगर सारा इक्विटी से लेते तो 30 लाख कमाते, हम सारा इक्विटी से लेते तो 30 लाख कमाते, बट अब हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? डेट। अब अगर मैं डेट का इस्तेमाल करूंगा तो उसकी वजह से मेरी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक तो हम कहेंगे भाई देखो बेस केस एनपीवी ले लो इक्विटी वाली, फिर साथ साथ जो टैक्स की वजह से फायदा या नुकसान है उसको ले लो, तो आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा।
फायदा नुकसान में सबसे पहले आपको डेट को लेने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। पहले तो आपको यू हैव टू इनकर दिस इशू कॉस्ट सबसे पहले। फिर उसके अलावा आपके पास टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट का फायदा भी मिल जाएगा। अब सब कुछ प्रेजेंट वैल्यू लेना है तो ये था बेटा 30 लाख, माइनस है 10 लाख, प्लस है 84 लाख, तो कुल मिलाकर 104 लाख। पहले बात समझ आई। अब कई बच्चों का डाउट आता है, सर आपने इस क्वेश्चन में ऐसे ही क्यों करा, मतलब ये अलग निकाला, ये अलग निकाला, ये अलग निकाला, हम इसको पहले वाले की तरह नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं, क्योंकि यहां पर लाइफ डिफाइंड नहीं है, इट इज इनडेफिनिटली। अगर लाइफ डिफाइंड होती, भाई कितने साल का एसेट है, कितने में लोन वापस करना है, तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कि अगर आप लोन ले लेते हो, वापस करना है, प्रिंसिपल भी जा रहा है, इंटरेस्ट भी जा रहा है, इंटरेस्ट रेवेन्यू में जाएगा, प्रिंसिपल आउटफ्लो में जाएगा, सब कर सकते थे। बट यहां पर लाइफ डिफाइंड नहीं है, दैट इज व्हाई दिस कांसेप्ट इज एप्लीकेबल। अब पहले बेटा डिफरेंस, मुद्दा, बात दोनों समझ में आए हैं। अब आपको पिछले वाले में और इस वाले में डिफरेंस भी मैंने बता दिया कि हम इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेटा यहां पर लाइफ नहीं है, इट इज इनडेफिनिटली। तो मुझे नहीं पता यहां पर पीचूटी का कांसेप्ट लग रहा है, बट अगर मैं बोलूं ये कांसेप्ट कोई नए है तो आंसर इज नो। ये कांसेप्ट हम कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, यहां पर रिवाइज भी हो गए हमारे एक बार, और यहां पर एक बार और रिवाइज भी हो गए, राइट। चल अब चलते हैं बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेट एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। अब आप समझ रहे हो आपसे क्या पूछना चाहता है, अब आप समझ रहे हो क्या पूछना चाहता है बेटा। सिंपल भाषा में, यस वेरी गुड शुभम, आईआरआर पूछ रहा है। अब सिंपल भाषा में आईआरआर पूछ रहा है बेटा कि भाई आप बताओ अब आईआरआर कितना। तो बच्चों मुझे बताओ आईआरआर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। ऐसा रेट ढूंढना पड़ेगा जहां पर मेरा एनपीवी क्या हो जाए बच्चा, जीरो हो जाए। पहले मेरी बात समझ आइए, बोलो जी बोलो, क्या पहले मेरी बात आपको यहां तक की समझ में आई है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आइए। सर कौन सा वाला रेट बोला है, पहले तो ये पढ़ो, कौन सा वाला रेट बोला, एडजस्टेड वाला। एडजस्टेड मतलब बेटा वो कह रहा है आप इसके बेस पर कैलकुलेशन करना। भाई आपको तो 104 लाख का फायदा मिल रहा है ना, आपको तो 104 लाख का फायदा मिल रहा है, यस और नो, बताओ जरा, बताओ मुझे। आपको अगर 104 लाख का फायदा मिल रहा है तो बताओ, अब आप बताओ आपके पास क्या सिचुएशन होगी। पहले बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो। अब ध्यान से समझना यहां पर आईआरआर कैसे निकलेगा, क्योंकि बेटा ये परपीचुटी का केस है, क्योंकि ये कौन सा वाला केस है, ये परपीचुटी का केस है। तो इस केस में आईआरआर कैसे निकलेगा, थोड़ी दिमाग और बुद्धि और लगाना पड़ेगा। आइए सर बी पार्ट पर चलते हैं, समझिएगा। सर सबसे पहले तो हम यहां पर कहते हैं लेट एनुअल इनकम इज इक्वल टू वाई विच विल मेक एनपीवी टू जीरो। क्योंकि बेटा रेट तो मेरा लास्ट में निकलेगा, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी इनकम कितनी होगी जिससे हमारे पास ये वैल्यू जीरो होगा। तो मैंने कहा अब जरा सोचिए, हमें पता है एनपीवी क्या होता है बेटा, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। यहां पर मुझे एनपीवी को जीरो करना है, एडजस्टेड वाली को, जहां पर मुझे एडजस्टेड एनपीवी को जीरो करना है। मतलब मैं तो चाहता हूं ये 104 लाख बेटा माइनस का हो जाए, मैं तो ये चाहूंगा कि मेरा ये वाला जो 104 लाख है बेटा ये मेरा जीरो हो जाए, यस और नो। अब ये मेरा जीरो बेटा कैसे होगा सर, ये मेरे पास आ जाएगा पीवीसीआई y डिवाइडेड बाय 14% माइनस 280 लाख, दिस बिकम्स द सिचुएशन। पहले तो मैं अपना, क्योंकि यहाँ इंफिनिटी है बेटा, टाइम लिमिट नहीं पता, जो मैं पीवी एन्युटी फैक्टर टेबल लेके निकाल लूंगा, यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं पता हमें कब तक चलेगा। तो परपेचुइटी के केस में पहले हम अपनी इनकम निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये वैल्यू जीरो बन जाती है। अगर मैं इसको करूं तो माइनस 104 लाख प्लस 280 लाख, y डिवाइडेड बाय 14%, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 14% 280 माइनस 104 176 लाख, तो y इज इक्वल टू बेटा इसका 14% 24.64 लाख। मतलब सर अभी हमारे पास इनफ्लो वैसे तो 42 लाख है, अगर मेरा ये इनफ्लो 42 की जगह 24 हो गया तो देखो क्या होगा, आइए एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। यहां पर बेटा 24 करो, जरा करो जल्दी से, 24.64 डिवाइडेड बाय 14% कितना आता है बच्चों, कितना आता है 176 176 माइनस 270 करो, 176 माइनस 270 94। बेटा ये देखो यही तो आपके पास है ना, माइनस का 94 और आपके पास 10 लाख का ये 280 लाख हो जाएगा ना। उस केस में बेटा खर्चा आपका 280 हो जाएगा, आपका खर्चा हमने 280 लिया ना, यहाँ पर ये देखो हमने यहाँ पर 280 लिया, तो आपके पास आपको फायदा कितना मिल रहा है 24.64 डिवाइडेड बाय 14% 176 में से आप 280 लाख एडजस्ट करो, बताओ बेटा कितना बच गया, 176 में से 280 104, ऑटोमेटिकली ये जीरो हो जाएगा बेटा, ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू जीरो हुई। तो यही है आपका सबसे पहला वो कैश फ्लो जिस पर मेरा एडजस्टेड वैल्यू जीरो हो रहा है, जिस पर मेरा एडजस्टेड वैल्यू जीरो हो रहा है। अब मैं क्योंकि एडजस्टेड वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अब मैं यहां पर सिंपल सा करूंगा, नाउ फॉर एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, अब मैं क्या करूंगा, एनपीवी शुड बी जीरो, दैट इज पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ जीरो। इसका मतलब अब हम यहां पर ले लेंगे एडजस्टेड कैश फ्लो, क्या लिखा था एडजस्टेड, हाँ एडजस्टेड इनकम डिवाइडेड बाय आपका रेट और माइनस 280 लाख इक्वल टू जीरो, 24.64 लाख डिवाइडेड बाय रेट इज इक्वल टू 280 लाख। तो यहां से रेट क्या आ जाएगा 280 लाख, सॉरी ये हो जाएगा बेटा 24.64 लाख डिवाइडेड बाय 280 लाख और परसेंटेज करो बच्चा कितना आ रहा है 8.8, एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, इसके आगे पीछे भी कुछ आ रहा है, मैं ही कर देता हूं नलायक को 8.80, तो यही तो पूछ रहा था नलायक, और क्या पूछ रहा हूं मैं। तो यानी कि इस प्रोजेक्ट का जो रेट ऑफ रिटर्न या एडजस्टेड डिस्काउंट रेट होगा आफ्टर टेकिंग इनटू इंपैक्ट द डेट पार्ट, वो हमारे पास आ जाएगा, उसका जो नेट इनकम बनेगा 8.8% के हिसाब से। अब आपको पहले बच्चा समझ में आया, चलिए
अब आप पहले बेटा इसे नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पार्ट में बोलता है बेटा हमें उसको जीरो करना था ना, इसलिए हमें उसको जीरो करना था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके स्टडी मॉड्यूल में लेटेस्ट ऐड हुआ था। ये क्वेश्चन आपके स्टडी मॉड्यूल में लेटेस्ट ऐड हुआ था। ऑल्दो ये क्वेश्चन काफी पुराना क्वेश्चन है। ये मई 2018 के आरटीपी में भी पूछा गया था। क्या पहले बेटा बात समझे? ये मई 2018 के आरटीपी में भी था। फिर उसके बाद क्योंकि ये कभी आया ही नहीं तो छोड़ दिया, बट फिर अब इंस्टीट्यूट ने वापस इसको अपने स्टडी मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर दिया तो आपको पढ़ा दिया। यहां पर पूछ रहा है थ्योरेटिकली बताओ ये रेट कब यूज करते हैं, तो ये आपके पास एक थ्योरेटिकल बेटा आंसर बन गया। पहले बात समझ में आई? अब आप पहले ना बेटा कॉपी करो। अभी मैं आपको कोई डाउट्स नहीं बता रहा, पहले अब आप कॉपी करो, ठीक है? हाँ जी बेटा यहाँ पर वही है, पहले आप कॉपी कर लो बेटा, फिर हम बाकी की बातें बाद में करते हैं, ठीक है? पहले आप कॉपी करो, फिर मैं एक बार इसको रिपीट कर दूंगा सो दैट पूरा सबको जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है? करिए बेटा जल्दी से। करिए बेटा नेक्स्ट। हो गया बच्चों यहां तक डन? चलिए मैं एक बार क्विकली पूरा क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? सो दैट एवरी वन ऑफ यू इज क्लियर विद द टॉपिक। आप सबको बेटा वापस से याद आ जाए। तो बेटा मैं अगर पूरे क्वेश्चन को बोलूं तो पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये वाला कांसेप्ट लग रहा है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी व्हिच इज अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट। अब हम कह रहे हैं सर सबसे पहले हमारे को एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो ये कैसे? मैंने कहा एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि अगर आप डेट का इस्तेमाल करोगे तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा। तो पहले हमने कहा बिना डेट के निकाल लो, तो इट इज पीवीसीआई तो आपका खर्चा होगा। तो बिना डेट के आप हर साल 42 लाख कमाओगे, इनफाइनाइटली कमाओगे, परपेचुइटी बन गया। प्रेजेंट वैल्यू के लिए 14% से डिवाइड करा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इसके लिए 14% का रेलेवेंट रेट है। ये आपने कैलकुलेट करा और आपके पास बेटा पीवीसी 270 का, तो ये नेट आ गया 30 लाख। अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन ने बोला कि हम ना इस प्रोजेक्ट को डेट से रेस करेंगे। अब जब हम डेट से रेस करेंगे तो क्वेश्चन ने बता दिया डेट कितना रेस होगा, डेट होगा जितना खर्चा है प्लस कॉस्ट ऑफ इशू, तो 270 प्लस 10 यानी कि टोटल 280 लाख का खर्चा होगा। अब ये जो डेट हम लेकर आएंगे इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर साल और इनफाइनाइटली देना पड़ेगा। जब हम इंटरेस्ट देंगे तो उस पर टैक्स की सेविंग होगी, तो हम अपनी बुक्स में 28 लाख का इंटरेस्ट डालेंगे जिस पर 30% की सेविंग यानी कि 8,40,000। बट ये 8,40,000 इनफाइनाइटली चलता रहेगा 10% के रेट पर, तो 8,40,000 10% के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखें तो 84 लाख होती है, यानी कि 30 लाख का एक नेट फायदा, ये 10 लाख का नुकसान है और 84 लाख का एक फायदा, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम डेट इस्तेमाल करेंगे तो 104 लाख का फायदा। पहले तो ये बात समझ में आती है। फिर बी पार्ट में कहता है आप ना एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालो। बेटा मैं आपको बता देता हूं ये क्या होता है। एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हमारा अगले चैप्टर में आएगा। इसका मतलब होता है, मैं बता देता हूं थोड़ा सा, ये अगले चैप्टर में भी आएगा हमारे पास ऑल्दो। इसका मतलब होता है कि भाई जितना रिस्क इस प्रोजेक्ट में है, जितना रिस्क इस प्रोजेक्ट में है उसके हिसाब से आप अपने डिस्काउंट रेट या जिसको हम पीवी फैक्टर वाला या कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला रेट बोलते थे उसको एडजस्ट करोगे। तो ये एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। आरएडीआर टेक्निक अगले चैप्टर में आएगी। तो ये टेक्निक कहती है भाई आप ना डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करोगे। हमने कहा ठीक है, अब हमें वो नया एडजस्टेड रेट निकालना है। तो ऐसे समझना, अब मुझे ये वाला रेट निकालना है। आई नीड टू फाइंड आउट दिस रेट। पहले ये बात समझ में आ रही है?
आई नीड टू फाइंड आउट दिस रेट, कि ये रेट क्या होना चाहिए। पहले बच्चा बात समझ में आई है? बोलो जी, बोलो बोलो जी, पहले ये वाली बात समझ में आई है बेटा? चलो, अब हमें ये रेट निकालना है, तो ये रेट कैसे निकलेगा? देखो सर, ये जो एनपीवी निकली 30 लाख की, ये तो विदाउट डेट वाला केस है। अब सब कुछ जोड़ जाड़ के डेट के समेत मेरे पास 104 आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने एडजस्टेड वाला बोला, तो मेरे पास सब कुछ जोड़ जाड़ के 104 लाख रुपए आ रहा है। अब मैं ये चाहूंगा कि मेरा ये वाला जो रिस्क है कि भाई 104 लाख रुपए जीरो हो गए, दैट इज द रिस्क। मेरा रिस्क क्या है कि फ्यूचर में ये 104 लाख रुपए जीरो हो गए, दैट इज द रिस्क है यार, कि भाई मैं ये बोल रहा था कि मुझे 104 लाख मिलेंगे यहां से, बट रिस्क क्या है कि ये 104 लाख जीरो हो जाए। तो बेटा 104 लाख जीरो हो जाए, ये कब होगा भाई? मेरे क्या पीवीसीओ में बदलाव आने वाला है? पहले जरा सोच के देखना, क्या मेरा पीवीसीओ में बदलाव आएगा? नो, मेरे सिर्फ एंड सिर्फ इनकम में बदलाव आएगा तभी ये जीरो होगा। मेरे इनकम में बदलाव आएगा तभी ये जीरो होगा। तो पहले हम एक ऐसा इनकम ढूंढ रहे हैं जिस पर ये मेरा जीरो हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरी इनकम जिस पर ये मेरा पूरा नुकसान, मतलब ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस पे चला जाऊंगा, तो मैं अपने रिस्क को जीरो कर दूंगा यहाँ पर। तो ऐसी इनकम मेरे पास आती है ये वाली। अब आप देखो 2464, 14% अगर आपका रेट है, तो 2464 डिवाइडेड बाय 14%, बेटा ये आता है 176 लाख। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 280 लाख ही होने वाला है। तो यानी कि आपका आंसर माइनस 104 आ गया, यानी कि जो फायदा मिलने वाला था वो सारा फायदा जीरो हो गया। जो फायदा मिलने वाला था वो सारा फायदा जीरो होगा। दैट इज दिस वैल्यू, कि ये वो वैल्यू जहां पर एनपीवी जीरो। अब मैंने कहा इस रेट पर, इस वैल्यू पर मेरा एनपीवी जीरो है। मैंने कहा अब मेरे इस अमाउंट पर एनपीवी जीरो है। अब मैंने कहा अब मैं अमाउंट को सेम रखे, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे रेट निकलवाया है, तो मैंने अब की बार रेट निकाला, जो आ गया बेटा बैलेंसिंग फिगर 8.8। मतलब अगर हम इस प्रोजेक्ट के हिसाब से चले तो हमारे पास 8.8% पर हमें इस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना चाहिए। हमें इस प्रोजेक्ट को बेटा कितने पर इवैल्यूएट करना चाहिए? 8.8% पर, कीपिंग इन माइंड ऑल द फैक्ट्स एंड द फिगर्स जो हमारे पास है। अब पहले बच्चा बात समझ में आई है? अब आप दूसरे तरीके से देखो, ये वो रेट हो गया जहां पर एनपीवी जीरो। अब आईआरआर और इसमें क्या फर्क है? तो बेटा आईआरआर और इसमें सिर्फ एक फर्क है, जब हम नॉर्मल आईआरआर लेते थे तो मैं इस अमाउंट को एडजस्ट नहीं करता था, मैं सीधा कैश फ्लो लेके कर लेता था। मान लो कैश फ्लो जो भी होता, तो मैं आईआरआर में 42 लाख का इस्तेमाल करके अपना रेट निकालता, तो वो नॉर्मल आईआरआर होता। पहले मेरी बात समझ आई? अगर मैं आईआरआर करता तो बेटा वो आईआरआर यहां पर करता, दैट इज 42 लाख डिवाइडेड बाय आर माइनस 280 लाख कर देता, तो जो मेरे पास निकलता वो मेरा आईआरआर हो जाता बेस्ड ऑन माय कैश फ्लो। बेस्ड ऑन माय कैश फ्लो, बट मुझे तो एडजस्टेड लेना है, तो एडजस्टेड में पहले आपको कैश फ्लो एडजस्ट करना पड़ेगा, सो दैट जो ओवर एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है वो हो जाए, और उसके बाद आप अपना रेट को एडजस्ट करोगे फाइनली। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, जो आप में से कई बच्चे पूछ भी रहे थे। आई गेस दोस्तों अब आपको बेटा समझ में आ गया। हाँ जी बेटा, दैट इज 280 लाख बेटा, अमन बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आप सबको ये वाला बेटा मेथड और डाउट्स क्लियर। बेटा अब आते हैं इसके सी पार्ट पर, वो भी मैं आपको लिखवाई देता हूं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है बताओ जी ये वाला मेथड कब यूज करोगे? जब आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आइए बेटा इसको भी हम लिख लेते हैं आपके साथ, आप साथ साथ लिख लो, इसमें कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं, ठीक है? तो आप इसको साथ साथ भी लिख सकते हो। तो हम कहते हैं दिस मेथड इज प्रेफर्ड और यूज्ड व्हेन अपन यहां पर कहते हैं व्हेन द बिजनेस रिस्क ऑफ द न्यू वेंचर is identical to the one being evaluated, and the project is to be financed by the same method on the same terms। बेटा हम कह रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, अब हम कोई प्रोजेक्ट ऐसा लेकर आ रहे हैं जिसमें बिजनेस रिस्क तो बिल्कुल सेम है, यानी कि रिस्क किस चीज का बच गया बेटा? रिस्क बच गया फाइनेंशियल वाला। The only risk which affects is the financial risk। मतलब डेट और इक्विटी का क्या होगा, जिसमें डेट इक्विटी मिक्स के बेस पर सिर्फ आपको डिसीजन लेना है, ऐसी जगहों पर आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। पहले बच्चा बात अब आपको क्लियर हो गई, तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग वगैरह कुछ ऐसा है नहीं, सिंपल सा पॉइंट। चलिए तो आई गेस अब आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। सर क्वेश्चन नंबर 32 है आपका बेटा होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका होमवर्क। तो 3 क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूं आपको इन द होमवर्क पार्ट। पहले बात समझ में आ गई? हाँ बेटा अब तो धुंधला धुंधला ही दिखेगा, अब तो बच्चे धुंधला धुंधला ही दिखेगा, घबरा मत, बिल्कुल ना घबरा मेरे दोस्त। अब होमवर्क चेक कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले बताइए बच्चों कौन कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग था होमवर्क चेक करने का? होमवर्क चेक में बेटा कौन कौन सा पेंडिंग था? अच्छा 15 से होमवर्क चेक करवाना था। अबे 15th तो कौन सा था बेटा? 15 से करवाना। चलो हाँ बेटा वो मुझे पता है यार, वो टाइम नहीं मिल रहा यार, नहीं मिल रहा भाई टाइम, नहीं मिल रहा टाइम। कर दूंगा, उसको भी कर दूंगा बेटा। कुछ एक दो चीजों में थोड़ा बहुत ही ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गया था, तो एक दो चीजों में बहुत ज्यादा फंस गया था। कर दूंगा मैं, वो 11th भी बचा हुआ मुझे याद है। पास्ट ईयर पेपर नहीं दूंगा बेटा आपको मैं, पास्ट ईयर पेपर में अब अलग तरीके से दूंगा, मैंने थोड़ा डिसाइड करा बेटा। अब मैं पास्ट ईयर पेपर के लिए आपके लिए एक सीरीज लेकर आऊंगा। आई विल बी पुटिंग अप अ सीरीज, और वो मैं सीरीज आपके साथ YouTube पर लाइव करूंगा। तो पास्ट ईयर पेपर हम YouTube पर पूरे लाइव करेंगे, तो आप जितने बच्चे हैं उनको याद आता जाएगा और साथ साथ काम होता जाएगा। तो मैं ही सॉल्व करवाऊंगा आपके लिए। सो दैट इज द थिंग। हाँ दैट इज द थिंग बेटा, जो हम पास्ट ईयर पेपर आपके साथ करेंगे, राइट? हाँ सोसाइटी बेनिफिट समझ लो, जो मर्जी समझ लो बेटा, जैसे भी समझना है। पता है क्यों कर रहा हूं मैं? मेरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं अभी आपको पास्ट ईयर पेपर दे दूंगा, फिर पता क्या होगा? फिर होगा ये कि आप बच्चे ना उसमें मेरी जान खाते रहोगे। सर डाउट बता दो, सर ये बता दो, सर ये इसमें कैसे हुआ, सर उसमें कैसे हुआ, तुम्हारा बेटा यही काम होगा। तो मैं उस प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करना चाह रहा हूं, बस और कुछ नहीं है। अब समझ गए मेरी बात? सो मैं उसको वंस एंड फॉर ऑल एक ही बार काम कंप्लीट करवा दूंगा, कि बेटा बार बार का चक्कर ही खत्म हो जाए, बार बार मेरे को परेशान ना करो। तो इसीलिए मैं उसको बेटा लाइव आपको करवा दूंगा, टेंशन खत्म है ना।
वो मैं आपको लाइव भी करवा दूंगा यूट्यूब पर बेटा अपने लिए मस्त एकदम रिवीजन भी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। सेम में बेटा कॉस्टिंग का भी करेंगे, एफएम का भी करेंगे, आरटीपी एमटीपी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे यूट्यूब पर करेंगे। और वो अगस्त के मंथ से हम शुरू करेंगे बेटा, पहले पढ़ तो ले, अगस्त के मंथ से हम शुरू करेंगे। अगस्त के मंथ से पहले कॉस्टिंग शुरू करूंगा, फिर उसके बाद एफएम का भी साथ साथ बीच में हफ्ते में एक दिन कॉस्टिंग एक दिन एफएम, ऐसे करके जैसे भी बनेगा अपना करेंगे। तो करना तो सब कुछ बेटा करेंगे बेटा आपके लिए। चलो बेटा अब हम करते हैं आपका होमवर्क चेक। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 मैंने दिया होमवर्क में आपको, आई गिव यू दिस क्वेश्चन इन होमवर्क। तो चलिए मुझे फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए बेटा एवरेज कैश इनफ्लो पहले कितना आया था, जल्दी से बताइए। एवरेज कैश इनफ्लो 30,000, 40,000, 60,000, 30,000, 20,000 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास आया 36,000। फिर आपके पास आया होगा फेक पीबीपी, बताइए बेटा कितना, जल्दी जल्दी 3.78। अब बताओ अप्रॉक्स आईआरआर आपने कितना निकाला, अप्रॉक्स आईआरआर 10%। अब आपने एनपीवी निकाला होगा एट 10%, बताओ बेटा कितना आया, एनपीवी 10% कितना आया, प्लस का 2280। आपने रेट बढ़ाया होगा, मैंने आपको बोला था 3% बढ़ा देना, तो माइनस 13% पर बेटा कितना आया, 13% पर पहले बताओ कितना आया, 13 पर माइनस का 7300 आया। अब आप इन दोनों के बेस पर आपने आईआरआर निकाला होगा। अरे कोई बात नहीं बेटा शुभम, तू 11 ले लियो, क्या फर्क पड़ेगा बेटा, तू 11 ले लियो, तेरी मर्जी है। 10 प्लस 2280 बेटा आंसर सबसे आएगा, जो मर्जी ले लो। माइनस माइनस 7300 इंटू 13 माइनस 10। तो अगर आप यहां पर कैलकुलेट करोगे तो आप बता रहे हो 10.695 या 10.7 जो भी आ रहा है। अब ये भी मैं करके दूं क्या, हद हो गई। ये आ रहा है बेटा 10.713 या 714, 7% सो दिस इज एन अप्रोक्सीमेट आंसर। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा डिपेंडिंग अपॉन आपने गैप कितने के हिसाब से लिया, तो 0.2 0.3 का गैप विल बी वैलिड करेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बेटा अंकित आपका गलत है, आपका बेटा बिल्कुल गलत है, 11.78 आ रहा है। तो बेटा यहां पर मैंने सारी कैलकुलेशन तो लिख दी बेटा, आपने फिर कुछ कैलकुलेशन में गलती करी है बच्चा, चेक योर आंसर, रीचेक योर आंसर, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं बेटा आगे, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। देन ईशा बेटा चेक करना 10.95 भी नहीं आएगा, वो भी गलत है, इतना बड़ा गैप नहीं आएगा बच्चा, अपनी कैलकुलेशन में गलती करी होगी, पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने बोला था एनपीवी एंड आईआरआर बेटा आपको सिलेक्ट करना था, तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले आप एनपीवी निकालोगे बेटा 10% पर। तो बताइए बच्चा एनपीवी 10% पर कितना आया था पहले तो ये प्रोजेक्ट ए का, ये प्रोजेक्ट बी का, ये आ रहा है 25,050, और प्रोजेक्ट बी का बेटा, प्रोजेक्ट बी का 59,300। अब देखो अमाउंट इतने ज्यादा है, तो मैंने आपको बोला था 20% पर निकाल लेना, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो 20% पर आपने निकाला होगा तो कितना, 20% पर आ रहा है 6450, और इधर वाला बच्चा, इधर वाला 6380। अभी भी दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो 25 पर निकालना था या 30 पर निकालना था। अब बताओ 30 पर अगर निकाला तो माइनस का 7830, और इधर वाला बेटा प्रोजेक्ट बी का माइनस का 34,360। भाई जिन बच्चों ने 25 पे भी निकाला कोई बात नहीं, वो 25 वाले भी ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 30 ही निकालना था, 25 वाले भी ठीक है। मैंने बोला था ये बेटा पेपर में ज्यादातर आते नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए थी कि आप कैलकुलेट कर सको, दैट वाज द मेन थिंग। तो अब आप मुझे बता दो यहां से जब आपने आईआरआर निकाला तो आपका पहले वाले का कितना आ रहा है 25.24, ओके। दूसरे वाले का, दूसरे वाले का, दूसरे वाले का बेटा 21.93 या 94। ये दो आंसर बेटा मेजॉरिटी वाले आ रहे हैं, तो मैं ये वाले ले रहा हूं। देखो बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया था, आज फिर समझा रहा हूं, पहले भी समझाया था, आज फिर समझा रहा हूं। बेटा आप जितना गैप बढ़ा लोगे उतना वेरिएशन आएगा। यहां पर मैंने आपको वैसे प्रैक्टिकली बोला था कि आप एनपीवी 25 पर निकालना। अब पहले मुझे बताओ 25 पर एनपीवी कितना आ रहा है, ए का 25 पर एनपीवी आ रहा है माइनस का 1120, और बी का माइनस 15,200। तो आपको एक्चुअली 20 और 25 को इवैल्यूएट करना चाहिए था, 30 थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो अगर मैं उसके हिसाब से करूं तो प्रोजेक्ट ए का ये हो जाएगा 20 प्लस आपके पास हो जाएगा 6450 डिवाइडेड बाय 6450 माइनस माइनस 1120 इंटू 25 माइनस 20। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, ये आता है बेटा 24.26%। तो ये वाला आंसर तो गलत है बेटा, चाहे 30 पर भी निकाल लो तब भी इतना वेरिएशन नहीं आएगा जो आपने करा, दिस इज टोटली रॉन्ग, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत है बेटा बच्चों की। तो और मैं अगर प्रोजेक्ट बी वालों की बात करूं तो बेटा ये हो जाएगा 20 प्लस 6380 माइनस 15,200, और ये हो जाएगा बेटा 25 माइनस 20। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो 6380 15,200 6380 5 प्लस 20, ये आता है बेटा 21.47 या 48%। ये आपके दो आंसर आ रहे हैं, पहले बात समझ में आ गई। तो बेटा मैं मान के चल रहा हूं ये कैलकुलेशन ठीक है, आई एम बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स कि भाई ये आपका ठीक है, मैं कैलकुलेशन प्लस माइनस सारी जो मान के चल रहा हूं। जिन बच्चों का आंसर में डिफरेंस आ रहा है बेटा, देखो मैंने आपको बोला था 0.05 प्लस माइनस चलेगा, 0.05 प्लस माइनस चलेगा, बट अगर इससे ज्यादा गैप है तो आपका कहीं ना कहीं आंसर में बेटा गलती है, आपने कैलकुलेशन में गलती करी होगी, पक्की बात है। आपने कहीं ना कहीं बेटा कैलकुलेशन में गलती करी होगी, सो चेक योर कैलकुलेशन, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक इन दैट, आई होप। हां जी बेटा स्पर्श, अबे लल्लू लाल 10 और 25 क्यों लेगा, जब तूने 20 निकाला उस पे पॉजिटिव आ रहा है तो बेटा पास वालों को लेकर समझाया था, जितना बड़ा गैप उतना गड़बड़ होगा, फिर कोई नालायक वाली बात है नालायक। चलो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20, अगेन एनपीवी वर्सेस आईआरआर। अच्छा एक बात तो रही सर, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बच्चों एनपीवी तो कह रहा है प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करो, आईआरआर कह रहा है प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करो। तो समझ में आ गया बेटा कंफ्लिक्ट जो आपको पढ़ाया था एनपीवी वर्सेस आईआरआर का जो कांसेप्ट था। तो आंसर में तो आप एनपीवी वाले को करोगे, और रीजंस आपको वहां पर वो जो दो लिखवाए थे वो बेटा देने पड़ेंगे, ठीक है ना, एनपीवी सुपीरियर वाला जो पॉइंट समझाया था। चलिए आई गेस पहले यहां तक भी आपको क्लियर हो गया बच्चा। चलो लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। अब हम चलते हैं बेटा आगे, अभी डाउट बॉक्स में जिसके डाउट है सबसे लास्ट में देख लूंगा अभी मैं। अब यहां भी एनपीवी वर्सेस आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10, अब इसका आंसर मेरे पास है। तो ये आ गया बेटा एनपीवी एक्स का, ये आ गया वाई का, पहले तो 10% पर चेक कर लो। ये पहले x का और y का 10% पर आ गया। अब भाई ये नंबर बहुत बड़ा है तो इन्होंने भी 20 पर निकाल लिया, ये अभी भी प्लस आ रहा है, ये माइनस बन गया। तो प्रोजेक्ट y का तो आप निकाल सकते हो 10 और 20 का लेकर, बट प्रोजेक्ट x का अभी भी ज्यादा आ रहा है। तो बेटा प्रोजेक्ट x के लिए हम चले गए 25 पर, और तो इन्होंने y जबरदस्ती 15 पर निकाल लिया, उनकी मर्जी निकाल लिया। तो वरना आप बेटा 10 और 20 को करके खत्म करना, ठीक है। जिसने 30 पर करा वो भी ठीक है, बट मैंने कहा था ज्यादा पे मत जाना, थोड़ा जितना गैप कम होगा उतना बढ़िया है। 25 पर आपका ये आ गया। अब फाइनली बेटा इन्होंने आईआरआर ये वाले दोनों निकाल लिए, लगभग आपका ये आना चाहिए। मैंने कहा था 0.05 प्लस माइनस चलेगा, 0.05 प्लस माइनस चलेगा, बट उससे ज्यादा वेरिएशन है तो आपके कहीं ना कहीं आंसर की कैलकुलेशन में गलती है। पहले बच्चा बात समझ में आ गई आपको।
आई गेस बेटा सब कुछ समझ में आ गया पहले आपको। बेटा अंशिका मैं फिर से बोल रहा हूं, आंसर एक बार दोबारा चेक करना, कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमारा फिर से वही कंफ्लिक्ट आ गया बेटा, ये कहता है ए, ये कहता है बी, तो देयर इज कंफ्लिक्ट, आपको तो अंग्रेजी में लिख के आना है। अगेन बेटा फिर से वही 12% से शुरू करना था, टाइम पास ही था ये भी। तो आपने 12% से शुरू करा, दोनों पॉजिटिव आ गए, फिर रेट बढ़ा दो बेटा, सीधा 50 पर ले गया भाई। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, हाँ जबरदस्ती था, ठीक है बेटा मैं मना नहीं कर रहा, ये बहुत ज्यादा था, पेपर में ऐसे आता नहीं है, ठीक है। पेपर में ऐसे आता नहीं, ऐसे अजीब से क्वेश्चन नहीं आते इतने लंबे लंबे से, समझ गए। तो ये टाइम पास था, आपने कर लिया हो गया है ना, ये टाइम पास बेटा आपने कर लिया हो गया। आप आईआरआर चेक कर लो, एक का आईआरआर आ रहा है बेटा 50 और एक का आ रहा है 43, अप्रॉक्सिमेटली बेटा ये आ रहा है, ठीक है ना। ये टाइम पास बेटा, इसका कुछ काम नहीं था, सब टाइम पास करेगा, ऐसे खिलवाड़ करा था आपके साथ, आपके जीवन के साथ बेटा खिलवाड़ करा था। अबे जिनका 50 नहीं आ रहा हूं सबका गलत है, नालायकों, जिनका 50 नहीं आ रहा हूं सबका गलत है। अब खुश हो गए बेटा, एग्जैक्ट 50 आना चाहिए भाई, 50.05 आएगा वो चलेगा, 50 आना चाहिए। आप चेक करना बेटा, आपने गलती करी है बेटा, गलती करी आपने, ठीक है ना। हाँ चलो खैर, ये बेटा टाइम पास क्वेश्चन था, पेपर के लिए था, चलो आ जाओ। ये भी एक और क्वेश्चन पेपर के लिए था, है ना। एसके कंपनीज कंसीडरिंग फॉलोइंग C0 C1 C2 C3। बेटा बताओ, पहले प्रोजेक्ट में 10,000 लगाए, पहले साल में 10 मिल गए, तो पेबैक पीरियड इसका तो ईयर 1 ही हो गया, पहली बार पेबैक पीरियड तो ईयर 1 हो गया। फिर ऐसे ही दूसरे वाले का आप निकाल सकते हो, तीसरे चौथे का निकाल सकते हो। आपने आईआरआर एनपीवी भी निकाल लिया होगा बेटा, आधो का एआरआर गलत होगा, आधो का एआरआर गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये तो बेटा कैश फ्लो है और एआरआर तो प्रॉफिट के बेस पर निकलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड एआरआर? वो प्रॉफिट, दैट वाज डेप्रिसिएशन। तो एआरआर के लिए डेप्रिसिएशन वापस एडजस्ट करना था, तब जाकर एआरआर निकलता। तो देखिए पेबैक पीरियड तो आसान था बेटा करना। अब एआरआर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, अब आपको समझ में आ रहा है? आपने पढ़ा था कैश फ्लो इज इक्वल टू पैट प्लस डेप्रिसिएशन, तो बेटा पैट कैसे निकलेगा? कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। अब पहले बात समझ आई, अब पहले बेटा बात समझ आई। तो कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन, आपने सर 10,000 क्यों लिया बेटा? एक ही साल में राइट ऑफ करना है, 10,000 रुपए एक ही साल में राइट ऑफ करनी है। तो जब एक ही साल में राइट ऑफ करनी है तो पूरे 10,000 गए, पूरे 10,000 गए, तो आपका एवरेज हो गया। ये इन्होंने थोड़े डिफरेंट तरीके से निकाला, जो आंसर करके आप जब करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से। हाँ बेटा एसएलएम करेंगे बेटा, बाय डिफॉल्ट तो एसएलएम करेंगे बेटा। अंकित अभी तो बताया बच्चे, आप बताओ मुझे, आप अपना एवरेज कैश फ्लो कैसे निकालते हो? एवरेज आप बताओ मुझे, आप अपना एवरेज कैसे निकालते हो? मुझे बताओ, हाउ डू यू फाइंड द एवरेज? बताओ मुझे, आप अपना एवरेज कैसे निकालते हो बेटा? आप कहोगे सिंपल, सारे पैट ले लो, डिवाइडेड बाय एन कर लो, यही होता था। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने सारे लेकर डिवाइडेड बाय एवरेज कर दिया है। कैसे? देखो यहां पर एक साल का 10,000 का और एसेट्स को एक ही साल में अमोर्टाइज करना है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा सर? इस केस में डेप्रिसिएशन पूरा 10,000 हो जाएगा। इस केस में डेप्रिसिएशन 10,000 2 साल में अमोर्टाइज करना है, यानी कि 5,000 हो जाएगा। इस केस में हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा बेटा? 10,000 डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो 3,333 समथिंग आ जाएगा। और ऐसे ही चौथे वाले केस में आप अपना डेप्रिसिएशन निकालोगे बेटा। चौथे वाले केस में जब आप अपना डेप्रिसिएशन करोगे तो वो 2,500 आ जाएगा। पहले बात समझ आइए। अब आप हर साल का डेप्रिसिएशन बेटा अपने वाले में से माइनस करोगे और उसके बाद अपनी वैल्यू निकालोगे, एवरेज करोगे, तो आंसर निकल आएगा। पहले बात समझ आ गई? जैसे पहले वाले में तो 10,000 माइनस 10,000 बेटा 0 हो गया, तो काम ही खत्म। अगले वाले में देखो 7500 माइनस 5,000 बेटा कितना बच गया? 2,500 बचा। 2,500 प्लस 2,500 कितना हो गया? 5,000 डिवाइडेड बाय 2, 2,500। तो आपके पास ये 2,500 ही बचा। आप इसको मत देखो, आप अपने तरीके से करो, आपका मैच करेगा। फिर इस केस में बेटा सब में से माइनस करके फिर एडजस्ट करके एवरेज करोगे, मैच हो जाएगा। अब समझ में आया? फिर आईआरआर और एनपीवी निकालने थे, तो बेटा अब देखिए, अब हम यहां पर कहते हैं आईआरआर, तो आईआरआर के लिए अब हम यहां पर अपनी कैलकुलेशन करेंगे। और ये मैंने एनपीवी बता दिया 10 पर 30 पर 10 पर 30 पर 10 30 10 30। अब आप इन्हीं के बेस पर अपना आईआरआर निकाल लेना, या इसको मॉडिफाई करना है तो बेटा मॉडिफाई कर लेना। आपने एनपीवी निकाल लिया 10 और 30 पर, भाई दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो यहां पर तो आपको रेट कम करना पड़ेगा, 10 से नीचे जाओ। यहां पर दोनों पॉजिटिव है तो रेट को थोड़ा बढ़ा दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये तो एडजस्ट हो गया। दोनों पॉजिटिव है, रेट को बढ़ा दो, तब आपका आईआरआर आ जाएगा। बेटा इनके तरीके पे मत जाओ, इनके शॉर्टकट होते हैं, पेपर में ऐसा कुछ होगा नहीं जो आपके सामने है। तो पेपर में बेटा वही तरीका काम आएगा जो सिखाया है। पहले बात समझ आ गई? तो इनके सॉल्यूशन मत देखा करो, बस इनके आंसर वेरीफाई कर लिया करो, आंसर मैच हो गया, परफेक्ट है। अगला अगला है क्वेश्चन नंबर 22। ये बेटा हमने रैंकिंग बना दी बेटा इसकी, ये हमने इसकी रैंकिंग बना दी, राइट। चलिए फिर ये कहानी वाली लिख दी है। सेम बेटा 23 है, सेम बेटा 23 आपके पास, बिल्कुल सिमिलर तरीके से, बिल्कुल सिमिलर तरीके से। शुभम मैंने बोला था मैथमेटिकली यस इट कुड बी नेगेटिव, आपने कल भी पूछा था, आज भी पूछा, आज भी सेम जवाब है। आपको कैश फ्लो दे दिए, पेबैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, बेटा ये सब कुछ निकालना है, ये आपको सब कुछ निकालना है। क्या पहले मेरी बात समझ में आ रही? तो ये बिल्कुल सेम है बेटा जैसा भी हमने करा। अब ध्यान वही, यहाँ पर कैश फ्लोज गिवन है, तो आपके पास मेहनत तो पूरी है बेटा। पहले पेबैक पीरियड आ गया, एनपीवी आ गया, फिर आपका आईआरआर निकाला हुआ यहाँ पर देख लेना बेटा। थोड़ा दिमाग वाला है, टाइम कंज्यूमिंग है, यस इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट करना तो पड़ेगा। मैं आपको बता दूं बेटा, पेपर में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके मॉड्यूल के हैं, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस की आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए कैसे करते हैं। पेपर में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, बात समझ में आ गई? बट स्टिल मैं ये करवा रहा हूँ, क्या पता कुछ आ जाए तो बेटा पता होना चाहिए ना कैसे करना है। इसका कोई छोटा सा रूप, इसका कोई छोटा रूप हमें भगवान दे दे तो बेटा हमें पता होना चाहिए, इसीलिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, कंपनीज कंसीडरिंग न्यू प्रोडक्ट टू सप्लीमेंट इट्स रेंज anticipated that the new product line will involve cash investment of 7 lakh at time 0, 10 lakh in year 1, after tax inflows itna in year 2, year 3, year 4 and thereafter through 10. Product line might be viable after year 10. Company prefers to be conservative and all calculation at that time. यानी कि 10 साल तक का कैलकुलेशन करना है, 15% पर एनपीवी निकालनी है, सिंपल बेटा, इसमें कुछ है नहीं। पहले साल का कैश फ्लो, दूसरे साल फिर इनफ्लो इनफ्लो इनफ्लो, यहाँ पर कंसोलिडेटेड, एन्युटी फैक्टर चिपकाया, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये अनएक्सेप्टेबल होगा, बिल्कुल सिंपल है। फिर कहता है व्हाट वुड बी द केस इफ रिक्वायर्ड रिटर्न इज 10। अब की बार बेटा 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेकर आईआरआर बताना, पेबैक पीरियड, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। 10 पर बेटा ये आ रहा है आईआरआर, अब मेरे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑलरेडी आ चुका है, तो आईआरआर आ जाएगा और पेबैक पीरियड आपका बेटा 6 साल आ रहा है, ये आपके सामने है, राइट। पहले बेटा बात समझ में आ गई? भाई परम, मेरे परम, तूने ना पीवी फैक्टर में गड़बड़ करी होगी या कैलकुलेशन में गलती करी होगी, देख लियो भाई। अब तू कहेगा सर 800 रुपए बताओ क्यों गलत आ रही है? भाई मैं कैसे बताऊंगा 800 रुपए क्यों गलत आ रही है? अब तू ईयर वाइज चेक कर ले बेटा, मैं क्या करूं बेटा, इससे ज्यादा मैं क्या करूं बेटा, मैं इससे ज्यादा और क्या करूं मेरे दोस्त, बता मुझे। अब तू कहेगा मेरी कॉपी चेक करके तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है ना मेरे दोस्त। अब ये तो तेरे को खुद देखना पड़ेगा, 800 रुपए तू मुझसे पूछेगा बिना दिखाए आंसर, सर बताओ मैं 800 रुपए क्यों गलत, भाई मुझे क्या पता 800 रुपए कहां गलत करी तूने, ठीक है। लास्ट
कंपनी कंसीडरिंग परचेजिंग अ प्लांट ऑफ वर्थ इतना, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। बेटा बताइए ये क्या दे रखा है सर, ये हमारे पास कैश फ्लो दे रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दिया, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवीपी पीआई, इसमें क्या था बेटा, ये तो सिंपल था बेटा, सिंपल सिंपल तो कैलकुलेशन थी, ये आपको पीवी फैक्टर भी दे दिए बेटा, सिंपल है, पहले तो ये आपका पे बैक पीरियड, फिर उसके बाद आपका ये एनपीवी, सबको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बेटा कैलकुलेशन करनी थी, फिर उसके बाद ये एनपीवी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 10 पर कर चुके हो, 15 पर कर एक बार और निकाल लो, माइनस आ रहा है, दोनों को इवैल्यूएट करके आईआरआर आ जाएगा। सर जिंदा है सर, बहुत भारी भारी लग रहा है, तो बेटा लगेगा चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि आज अब तो बेटा चैप्टर में कुछ बताइए, अब तो बेटा चैप्टर भी खत्म, सब खत्म। अब क्या खत्म सर, खत्म ये कि बेटा अब आपको मेहनत करनी है इस चैप्टर की। अब मैं बता दूं, अभी चैप्टर बेटा खत्म नहीं हुआ, इसके बेस पर ही हमारा अगला वाला चैप्टर भी है, अगला वाला चैप्टर भी बेटा इसी के बेस पर है, राइट। अब बाकी जो बचे हुए चैप्टर है वो बहुत आसान है, अब कोई मुश्किल चैप्टर नहीं बेटा, सब आसान आसान बचेगा, राइट। अब हम कल से पहले रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग करेंगे, तो कैपिटल बजटिंग में रिस्क वगैरह का क्या सिस्टम होता है वो डिस्कस करेंगे। मेरी दोस्तों आप सबसे मैं 2 मिनट आज एक्स्ट्रा लूंगा, वैसे तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो चुके हैं 5 मिनट, मैं 2 मिनट और एक्स्ट्रा ले लेता हूं, प्लीज ध्यान से सुन लेना। बेटा देखो, अब जिन बच्चों का बाई चांस अगर किसी का रिजल्ट नेगेटिव आता है, बेटा हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, पढ़ाई अपनी जारी रखना, क्योंकि क्योंकि अगर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करी तो जितना काम कराए वो सब जीरो हो जाएगा। हो सकता है आपके मन में आए कि यार मतलब छोड़ मैं तो नहीं कर रहा, बट अब अभी ना बहुत टाइम बचा है, मैं प्रेफेस से बता रहा हूं, इट इज जस्ट 21 जुलाई एंड यू आर गेटिंग योर रिजल्ट्स, इट इज जस्ट 21 जुलाई एंड यू आर गेटिंग योर रिजल्ट्स, यू स्टिल हैव एम्पल ऑफ टाइम। संकल्प बैच का कोर्स आपका अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ मैंने ग्रुप 1 की रिवीजन भी करवाई थी। अब मैं तो सिर्फ इतना सा सजेस्ट करूंगा, कल जो भी हो लेट इट बी, जो भी हो लेट इट बी, जितना कर सकते थे करा, अब ज्यादा टेंशन छोड़ के जो भी हो एक्सेप्ट इट। मैं तो दिल से चाहता हूं आप सबका रिजल्ट पॉजिटिव आए, मैं दिल से चाहता हूं आप सबका रिजल्ट अच्छा रहे, सब पास हो जाए, बट देयर माइट बी सम एडवर्स सिचुएशन एज वेल, तो इसीलिए एक्सेप्ट व्हाटएवर इट इज, ऑलराइट। चलो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, कल मिलते हैं आपसे, कल मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पर लाइव भी आऊंगा, डेफिनेटली आई विल कम लाइव ओवर इंस्टा आल्सो, कल मैं इंस्टा पर लाइव भी आऊंगा आपके लिए, तो कल हम आपके साथ बात भी करेंगे, है ना। अब एक छुट्टी नहीं है ना, बता दूंगा, ग्रुप में बता दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी बेटा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, मेरा वाला जो, सब इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, आगे आरटीपी एमटीपी पीवाई उसका होगा, सब कुछ बताता रहूंगा, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय 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 बाय।